फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक बार फिर से सार्थक पहल फर्स्ट इंडिया न्यूज एजुकेशन समिट 2026 सीजन 8 का आयोजन सीएम होने के साथ साथ और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये निरंतर आगे बढ़ता रहे, तेजी के साथ, रफ्तार के साथ। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में आने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री विशाल माथुर जी को, वीपी मार्केटिंग फर्स्ट इंडिया न्यूज़, और साथ ही शिशिर अवस्थी जी को, डिजिटल हेड फर्स्ट इंडिया न्यूज़। आप आएँ और स्वागत करें पवन अरोड़ा सर का। हालांकि पवन सर का ही ये नवाचार रहता है, ये उन्हीं की प्रेरणा रहती है कि पूरी टीम इस तरह के इवेंट्स करने में सबसे आगे रहती है। और सर का ही विजन है कि शिक्षा, जिसे हमें सबसे प्राथमिकता में लेना चाहिए, शिक्षा, और जब स्वास्थ्य की बात करते हैं, और उसी कड़ी में ये आयोजन है। बहुत स्वागत है सर, आपका भी मेज़बान हैं आप, लेकिन मेहमान के तौर पर पूरी टीम आपका स्वागत करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर आशीष शबन जी को, बिजनेस हेड गवर्नमेंट फर्स्ट इंडिया, साथ ही महेंद्र सैनी जी को, चीफ मैनेजर मार्केटिंग फर्स्ट इंडिया। आप आए और स्वागत करें जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी का, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज़। बहुत स्वागत है जिनेन्द्र जी आपका भी, क्योंकि जब हम टीम की बात करते हैं, फर्स्ट इंडिया की बात करते हैं, तो सिर्फ वो टीम नहीं बल्कि पूरा परिवार है। और खबरों की दुनिया में जो फर्स्ट इंडिया सबसे आगे रहता है, एडिटोरियल टीम की महत्वपूर्ण भूमिका, और इसे लीड करते हैं जिनेन्द्र जी। और अब मैं आमंत्रित करूंगी, मंच पर ही मौजूद है, और मैं आग्रह करूंगी प्रदीप कुमार शर्मा जी से कि सर आप स्वागत करें डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। बुके भेजकर आप उनका स्वागत करें। बहुत स्वागत है सर। स्वागत की कड़ी ऐसी है कि आप जब तक करना चाहो कर सकते हो, इसमें विराम जब आप चाहोगे तभी लगेगा। और मैं साथ ही अनुरोध करूंगी श्री ओंकार, इंजीनियर ओंकार बगड़िया जी से, सीईओ विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आप भी स्वागत करें बुके भेजकर प्रेमचंद जी का। क्योंकि हम जब शिक्षा की बात करते हैं और उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका आज के कंपटीशन के दौर में कितना अहम हो जाता है, और मैं अब अनुरोध करूंगी मिस्टर ओंकार नाथ चौधरी जी से, सीजीएम एसबीआई जयपुर, आप भी स्वागत करें प्रेमचंद जी का बुके भेजकर। मैं अनुरोध करूंगी विशाल माथुर जी से कि आप आएँ और स्वागत करें प्रदीप कुमार शर्मा जी का, हमारे मेहमान हैं, और बुके भेजकर आप दुपट्टा उठाकर स्वागत करें। बहुत स्वागत है प्रदीप कुमार शर्मा जी। उद्बोधन भी हम हमारे मेहमानों का सुनेंगे, लेकिन स्वागत आपका फलदार पौधे से। ये भी एक नवाचार है जो विजन पवन अरोड़ा सर का है कि बुके की जगह अगर हम फलदार पौधा दें तो न सिर्फ आज बल्कि भविष्य और हमारी अगली पीढ़ियों के लिए भी ये एक नया संदेश देगी। मैं इमरान जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि आप आएं और स्वागत करें इंजीनियर ओंकार बगड़िया जी का, सीईओ विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर। बहुत स्वागत है ओंकार बगड़िया जी आपका भी। और शिक्षा को लेकर आज हम बात करेंगे, क्योंकि नवाचारों की हम बात करते हैं लेकिन उस पर चर्चा करना भी जरूरी है। और साथ ही आमंत्रित करूंगी कमल शर्मा जी से कि आप मंच पर आएं और स्वागत करें ओंकार नाथ चौधरी जी का, सीजीएम एसबीआई जयपुर। दुपट्टा उठाकर फलदार पौधा देकर सर का स्वागत। क्योंकि कहते भी जब शिक्षा सशक्त होती है तो युवा सशक्त होता है, और जब युवा सशक्त होता है तो राष्ट्र सशक्त होता है। तो आज के इस कार्यक्रम में जब हम चर्चा आज की शिक्षा, उस पर नवाचार को लेकर करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं राष्ट्र को सशक्त करने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि पवन अरोड़ा सर को मैं आमंत्रित करूं सर, लेकिन उससे पहले जब हम बात फर्स्ट इंडिया की करते हैं तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ आज नित्य नए नवाचार गढ़ रहा है, न सिर्फ खबरों में बल्कि सामाजिक सरोकार निभाता, और उसी कड़ी में ये कार्यक्रम भी एक उसका उदाहरण है। क्या कुछ नया है फर्स्ट इंडिया में वो आपको दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम बात एक ऐसे शो के भी करेंगे, एक ऐसा मंच जहां अनुभव मिलता है विश्लेषण से, तथ्य मिलते हैं दूरदृष्टि से, और विचार बनते हैं भविष्य की नई परिकल्पना। यहाँ की बातें केवल अनुमान नहीं होती हैं, बल्कि वर्षों के अनुभव, गहन अध्ययन और स्पष्ट दृष्टिकोण का परिणाम है। जी हाँ, द जेसी शो, अ मैन ऑफ प्रेडिक्शन। तो उसकी भी एक झलक देखते हैं। एवी प्लीज।
चलिए रुक करते हैं राजधानी जयपुर में फर्स्ट इंडिया न्यूज के एक खास कार्यक्रम एजुकेशन समिट की ओर और नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के इस एजुकेशन समिट के 8वें संस्करण में मैं आप सभी का अपनी ओर से और पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारा सौभाग्य है हमारे बीच इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के बतौर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जो कि राज्य के उप मुख्यमंत्री भी हैं और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री भी हैं, परिवहन मंत्री भी हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आप सबका अपनी ओर से और आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की शख्सियत एक साधारण शख्सियत नहीं है, बहुआयामी व्यक्तित्व है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि आप बहुत अच्छा भजन गाते भी हैं, बजाते भी हैं और उसमें लीन हो जाते हैं। आध्यात्म की तरफ आपका काफ़ी झुकाव है। कुछ समय पहले हमने गणगौर टेलीविज़न के एक कार्यक्रम में आपके घर में एक रिकॉर्डिंग की थी, तो उसमें भक्ति में झूमते झूमते एकदम आप कह सकते हैं कि परमात्मा के साथ एक तारतम्य स्थापित हो गया और लीन हो गए थे। तो इस तरह का जो व्यक्तित्व होता है, जो आध्यात्म और काम को एक साथ जोड़ करके करता है, तो निश्चित तौर पे उस काम के परिणाम भी अच्छे आते हैं और एक अलग पहचान भी बनती है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ राज्य के विभिन्न उत्कृष्ट उच्च सेवा के जो संस्थान हैं, उनके प्रतिनिधि, उनके CEOs, उनके वाइस चांसलर्स, उनके ओनर्स, वो भी आज यहाँ मौजूद हैं। यहाँ मंच पे हमारे साथ हैं इंजीनियर ओंकार बगड़िया जी, जो कि CEO हैं VGO ग्रुप के। इसी तरह से हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा, आप रजिस्ट्रार भी हैं और प्रो VC हैं UEM यूनिवर्सिटी के। इसी तरह से हमारे साथ SBI के CGM श्री ओंकार नाथ चौधरी जी हैं। मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ इस हॉल में और भी शिक्षण संस्थानों के जैसे रावत साहब बैठे हैं, डॉक्टर रमेश अरोड़ा हैं और सभी लोग हैं। मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शिक्षा के बारे में हम बात करें तो आम तौर पे लोग इसको बहुत एक साधारण विषय समझते हैं, क्योंकि हमने भी इसको कालांतर में बहुत ही साधारण ढंग से लिया। सभी कहते हैं शिक्षा तो घर से प्रारंभ हो जाती है, फिर अनौपचारिक शिक्षा होती है, आंगनबाड़ी में शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, फिर प्री प्राइमरी स्कूल्स का चलन हो गया। तो सब सोचते हैं बस शिक्षा का मतलब है, पहले तो बहुत सालों तक लोग ये समझते रहे कि शिक्षा का मतलब है साक्षर होना। साक्षर होना माने आपको अक्षर ज्ञान हो गया, आपको थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आ गया तो आप शिक्षित हो गए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ, भारत भी विकास की दौड़ में आ गया और आज आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड में चौथे नंबर की इकोनॉमी है और भारत की एक अलग पहचान है, अपना एक स्वरूप है, अपना एक दमखम है। उसको देखते हुए धीरे धीरे आप मानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव आए, जो प्रगति हुई, उससे ही ये सब हुआ, उसी से संभव हुआ। आप किसी भी देश की पहचान अगर देखते हैं तो वो उस देश की सीमाओं से, उस देश की सेना से, उस देश के उद्योग धंधों से, उस देश के व्यापार से, उससे नहीं होती है। उस देश में शिक्षा का स्तर क्या है, उस देश में शिक्षा की व्यवस्था क्या है, उससे उस देश की पहचान होती है। मैं आगे भी इस बात को करूंगा, लेकिन आज उच्च शिक्षा के लिए हजारों बच्चे अपना देश छोड़ करके उन देशों की ओर रुख करते हैं जिन देशों की पहचान उस शिक्षा के कारण बनी हुई है। तो ये शिक्षा कोई साधारण विषय नहीं है। हमने लिया बहुत इसको साधारण ढंग से, लेकिन अब जो समय की ज़रूरत है, जो बदलाव है, शिक्षा के साथ स्किल डेवलपमेंट जुड़ गया है। शिक्षा को हम कहते हैं रोजगार परख होनी चाहिए, रोजगारमुखी शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा करके केवल एक डिग्री नहीं प्राप्त कर ले, डिग्री प्राप्त करके अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर आएगा तो ठगा सा महसूस करेगा, अब मैं क्या करूं। पहले मानते थे कि डिग्री मिल जाने से नौकरी मिल जाती है, अब वो डिग्री मिलने से नौकरी भी नहीं मिलती है। उसके लिए आपको स्किल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। स्किल डेवलपमेंट के साथ में नए नए इनोवेशंस क्या हो रहे हैं उनकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को निरंतर आने वाले समय के लिए डेवलप करते रहना बहुत ज़रूरी है। आज अगर AI का युग है तो हम उससे आंखें नहीं मूंद सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि AI ख़राब है, AI अच्छा है, ये कह के अपना
पीछा नहीं छुड़ा सकते। एआई को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए हमें अपने बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को शिक्षित करना होगा, जागरूक करना होगा, फ्यूचर रेडी करना होगा। आज ये काम आसान नहीं रहा। आज शिक्षा का तात्पर्य केवल डिग्री नहीं है, जैसा मैंने कहा। तो इसलिए जो बड़े संस्थान हैं, जो बड़े संस्थानों के लोग यहाँ बैठे हैं, आपके लिए भी बहुत चुनौतियाँ हो गई। अब ये काम भी आसान नहीं रहा। पहले सोचते थे एक स्कूल खोल लीजिए, प्राइमरी स्कूल खोल लीजिए, उसमें कोई भी टीचिंग का काम कर लेगा। फिर धीरे धीरे चीज़ बढ़ी, लेकिन आज जिस लेवल के शिक्षण संस्थान आ गए हैं, उसमें यूं ही कोई भी टीचर नहीं लग सकता, यूं ही कोई शिक्षक प्रशिक्षक नहीं लग सकता है। बहुत टेक्निकल काम हो गया है ये भी। तो आज जो बड़े संस्थानों के सामने चुनौतियां हम चाहेंगे उस पर भी चर्चा हो। पहली चुनौती तो यही है कि वो शिक्षण संस्थान, चाहे वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, क्या वो इंडस्ट्री रेडी है या नहीं है। आज आप देखते हैं जो ख़ास तौर पे टेक्निकल एजुकेशन के जो संस्थान हैं, जिनकी आज हम बात करेंगे, उनके प्रतिनिधि सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो उन संस्थानों में जब बच्चा लास्ट सेमेस्टर में होता है या आखिरी वर्ष में होता है, तो उन बच्चों के लिए कैरियर फेयर लगते हैं। लेकिन हमें देखना होगा, कैरियर फेयर से पहले हमको उनकी काउंसलिंग फेयर ज़रूर लगाने चाहिए। जिस भी समय वो अपना सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, अपना करियर का चुनाव करते हैं, तो उनको एक अच्छी काउंसलिंग मिलनी चाहिए, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में उनको काउंसलिंग मिलनी चाहिए, जहाँ पर वो अपना भविष्य तय कर सकें। तो जब कैरियर फेयर लगते हैं तो बच्चों पे बड़ा दबाव रहता है कि उनको कोई ना कोई कंपनी सेलेक्ट कर ले और वो किसी ना किसी काम को अपना लें। तो शिक्षण संस्थानों पे इंडस्ट्री रेडी होने का दबाव भी है, वो चाहते भी हैं, वो अपनी बड़ाई भी यही करते हैं कि हमारे यहाँ से मैक्सिमम सिलेक्शंस होते हैं। कई संस्थान साउथ इंडिया के मैं देखता हूँ, वो लिखते हैं कि हमारे 100% सिलेक्शंस होते हैं कैरियर फेयर के अंदर। तो 100% होने मात्र से कुछ नहीं होता है। हर व्यक्ति को उसकी पसंद के अनुरूप कंस्ट्रक्टिव काम मिलना चाहिए। मैंने पिछले कॉन्क्लेव में उदाहरण दिया था, मंत्री जी आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक बच्चा जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम करना चाहता है, मान लीजिए वो सिविल इंजीनियरिंग में है और वो चाहता है कि मैं ग्रीन बिल्डिंग्स बनाऊँ, मैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग बनाऊँ, मैं सेल्फ सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बनाऊँ, लेकिन जब वो कैरियर फेयर लगता है उसका सिलेक्शन उन कंपनियों में नहीं होता है। और आखिर में ऐसे जीवंत उदाहरण है, मैं सच उदाहरण से बात कह रहा हूँ। वो पता लगा वो बच्चा जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम करना चाहता था, अल्टीमेटली एक ऐसी कंपनी में नौकरी पा गया दबाव में, जो कि बसों के पुराने टायर को जला करके उनमें से तेल और लोहा निकाल करके अपना व्यापार करते हैं। तो बच्चा सोच के क्या आया था और करके क्या गया। तो ये दबाव भी हमारे पे ही है, हम उच्च शिक्षण संस्थानों पे है। दूसरा बड़ा दबाव मैं देखता हूँ कि जो इनोवेशंस हो रहे हैं और जो रिसर्च हो रही है, उसको हमको अपनाना पड़ेगा। आज साधारण शिक्षा नहीं है, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन है। हर क्षेत्र के लिए हमको रिसर्च को आगे लाना पड़ेगा, तभी हम सस्टेन कर पाएंगे, तभी हम और देशों के शिक्षण संस्थानों से अपनी तुलना कर पाएंगे। और तीसरे जो मैं कहना चाहता हूँ वो तो और भी बड़ा एक तरह से आने वाले समय में संकट भी हो सकता है। अभी जो नई शिक्षा नीति आई थी 2020 की, उसके बाद 2023 में यूजीसी ने नियम बनाए जिसके तहत जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका कैंपस भारत में खोलने की छूट हो गई है और इस बारे में नियम भी आ गए हैं। और विदेशी शिक्षण संस्थान जो फर्स्ट 500 में हैं वो आकर के अब भारत में अपना कैंपस स्थापित कर सकते हैं। तो विदेशी संस्थानों में आज भी यहाँ से जाते हैं। मैं देखता हूँ रोज़ आए दिन लोग कहते हैं कि वर्ल्ड की फर्स्ट 5 में हम तो एडमिशन लेंगे, बच्चे के 99% मार्क्स आए हैं। वो जयपुर में या राजस्थान में या इंडिया में रह करके पढ़ाई नहीं करना चाहता, वो सिंगापुर जाना चाहता है, वो कैलिफोर्निया जाना चाहता है, वो कैम्ब्रिज जाना चाहता है, हार्वर्ड जाना चाहता है, ऑक्सफोर्ड जाना चाहता है और ऐसे शिक्षण संस्थानों में जाना चाहता है। हमारे यहाँ क्यों नहीं रहना चाहता? और कल को अगर यही विदेशी संस्थान हमारे यहाँ ये अपना कैंपस स्थापित कर लेंगे तो आप सोचिए फिर क्या स्थिति बनेगी। तो हमारे जो बड़े शिक्षण संस्थान हैं इनको इस बारे में यहाँ चर्चा भी करनी चाहिए। सरकार को भी उसी अनुपात में इनको और अपना सपोर्ट एक्सटेंड करना चाहिए ताकि ये यहीं रह करके हमारे लोगों की अच्छे से पढ़ाई और शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था कर सकें। इसी तरह से शिक्षा के साथ में एक कोचिंग का आजकल बहुत चर्चा होती है और कोचिंग की चर्चा पॉजिटिविटी में कम होती है, नेगेटिविटी में ज़्यादा होती है। आए दिन जब कोटा से दुर्घटना की खबरें आती हैं, बच्चे मानसिक दबाव में हैं, बच्चे पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, अपने परिवार के साथ भी खुल के बात नहीं कर सकते, अपने शिक्षण संस्थान से भी खुल के बात नहीं कर सकते। और शिक्षण संस्थान उनका कौन सा होता है? ये बातें भी सुनने में आती हैं कि वो जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ उनका रजिस्ट्रेशन है, वहाँ तो डमी
कैंडिडेट के रूप में रहते हैं, वहाँ सिर्फ अटेंडेंस लेते हैं, पढ़ते किसी और संस्थान में, तो बेचारे असल में उसको बैलेंस ही नहीं कर पाते, उनको मालूम ही नहीं होता कि हम किसको बिलोंग करते हैं। और आम तौर पे कोचिंग संस्थानों के लिए ये भी आता है कि वो पहले कुछ बच्चे सेलेक्ट कर लेते हैं जिनके फ़ोटो सिलेक्शन के बाद में वो प्रकाशित कर सकें और अपना परचम लहरा सकें। तो ये कोचिंग संस्थानों को भी देखना पड़ेगा। अब कोचिंग संस्थान भी जो है वो एक चयन का एक स्थान नहीं होना चाहिए जहाँ पे वो चयन हो जाए, बल्कि वो पूरे उस स्टूडेंट की लाइफ को शेप करने चाहिए, उसको पूरी लाइफ को डेवलप करने वाले होने चाहिए। उनको बच्चों को अनुशासन भी सिखाना पड़ेगा, उनको बच्चों को सोचने की शक्ति, समझ विकसित करके देनी पड़ेगी, उनमें आत्मविश्वास भरना पड़ेगा, उनको समय की पाबंदी सिखानी पड़ेगी, उनको नैतिकता का पाठ भी पढ़ाना पड़ेगा, उनको एक अच्छा नागरिक बनने और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए भी सिखाना पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों के बीच में आप देखते होंगे कि आम तौर पे जिनकी हम बातें करते थे स्कूलों में, चाहे वो खेलकूद है, चाहे वो योगा है, चाहे वो दूसरी ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं, उनसे तो हमने बच्चों को दूर ही कर दिया। जैसे ही बच्चा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आया तो उस पर इतना ज़्यादा दबाव है कुछ अच्छा करके दिखाने का, अच्छी परसेंटेज लाने का, फिर और अच्छे करियर ऑप्शंस को अवेल करने का, कि जो हम कहते थे कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग निवास करता है, तो उसके स्वास्थ्य की तरफ हमने ध्यान देना ही शायद बंद कर दिया बड़े संस्थानों में। वहाँ उनके लिए कोई खेलकूद प्रतियोगिता ही नहीं होती, उनको लगता है टाइम वेस्ट है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट, कैसे उनको ज़्यादा अच्छे से अच्छा बाहर से गेस्ट फैकल्टी बुला करके लेक्चर्स दिए जाएं, ये किए जाएं। आज आप सुनते नहीं होंगे कि किसी बड़े संस्थान से कोई फुटबॉल की टीम बाहर निकली है जो राज्य स्तर पे या देश के स्तर पे खेल रही है, या कोई वहाँ पे कोई भाला फेंकने वाला लड़का ने बहुत अच्छा किया, हाँ कोई और एथलेटिक्स की कोई प्रतियोगिताओं में अच्छा किया, शूटिंग में किसी ने अच्छा किया हो, आमतौर पे सुनने में नहीं आता। जिन बच्चों की रुचि होती है वो अपने आप खेल शिविरों में जाते हैं, स्टेडियम जाते हैं, अपना पढ़ते हैं, लिखते हैं, एकेडमीज ज्वाइन करते हैं, टेनिस खेलते हैं और चीज़ें खेलते हैं, लेकिन उनको अपने शिक्षण संस्थान में इन चीज़ों की सुविधा आमतौर पे नहीं मिलती है। तो जो हम एक जुमला बन के रह गया कि शिक्षण संस्थान में बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, तो सर्वांगीण क्या होगा, सर्वांगीण कैसे हो सकता है? अगर हम उसको इन चीज़ों से महरूम कर देंगे तो फिर वो कैसे हो सकता है? तो ये चीज़ें आज हमारे सामने चुनौतियाँ, सोचने की बात है। और जहाँ तक आज हमारे बीच मंत्री जी बैठे हैं और हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं श्री भजन लाल शर्मा, इनकी सरकार के समय में मैंने ये देखा है, क्लोजली देखा है कि नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गंभीरता है और उसको पालना करने की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार का स्किल डेवलपमेंट पे भी बहुत बड़ा फोकस है। स्किल डेवलपमेंट के नए नए जो हैं संस्थान खुल रहे हैं और बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी प्रोत्साहन भी मिल रहा है। इसके अलावा काफ़ी तरह के फ्लेक्सिबल आपके जो ये सिलेबस होते हैं उसकी भी आप बात कर रहे हैं और बच्चों को एक अच्छा कंड्यूसिव वातावरण देने की तरफ काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। और शिक्षण संस्थानों के लिए भी मैं समझता हूँ अब पहले से प्रक्रिया आसान हो गई। अगर वो अपने नए सब्जेक्ट्स लाना चाहते हैं, नई विंग्स खोलना चाहते हैं, तो पहले से एक बेहतर माहौल बना है। लेकिन मेरा फोकस केवल इसी पे है कि इतना बड़ा हम आयोजन कर रहे हैं, हम इतनी बड़ी एजुकेशन समिट में बात कर रहे हैं, इतने सारे ब्रेन्स और क्रिएटिव माइंड्स यहाँ पे मौजूद हैं। प्रोफेसर रमेश अरोड़ा खुद इस उम्र में भी आकर के यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पैनल डिस्कशन में आज मॉडरेटर का काम करेंगे। तो इतनी जब सोच समझ की बातें हो रही तो कुछ हम ऐसा निकाल करके लाएं जो हमें आगे की दिशा दे सके। आने वाले समय में हमारी शिक्षा का स्वरूप क्या हो, ख़ास तौर पर उच्च शिक्षा का स्वरूप क्या हो। और ये जब कहता हूं मैं, तो फोकस हम आज यहाँ उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पे कर रहे हैं, लेकिन उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पाएंगे वही जो प्राइमरी स्कूल से या मिडिल स्कूल से पढ़ करके आगे आएंगे। अगर प्राइमरी और मिडिल में पढ़ने वाले ही नहीं रहेंगे तो उच्च शिक्षा लेने वाले कौन लोग रहेंगे? तो निश्चित तौर पे वो तो हमारी नींव है, जड़ें हैं, उसको तो हमको मजबूत करना ही है। और सरकार ने बहुत प्रयास भी किए हैं कैसे ड्रॉप आउट रेट कम हो। कभी मिड डे मील का उसमें इंट्रोडक्शन किया गया, कभी और प्रलोभन कहिए या उनको इंसेंटिव दिए गए, उनको प्रेरणा दी गई, लेकिन वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। मिड डे मील से जहाँ बच्चों का न्यूट्रिशन होता है वहीं बच्चों का स्कूल में ठहराव भी होता है, ड्रॉप आउट रेट कम होती है। तो वो सब चीज़ें तो कारगर हैं ही हैं। लेकिन ख़ास तौर पे जब हम दूसरे देशों के साथ में अपनी कॉम्पिटिटिवनेस की बात करते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कॉम्पिटिटिवनेस की बात करते हैं, तो हमको फिर इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि हम उसी अनुरूप अपना विकास करें, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग को उसी अनुरूप आगे बढ़ाएं और उसी अनुरूप हमारे शिक्षकों की जो ट्रेनिंग है
या जो उनकी क्षमता संवर्धन का काम है उसको भी एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बनाएं। हमारे बीच राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अल्पना कटेचा भी आ गई हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यही कुछ बातें थी जो मेरे मन में आ रही थी, खासतौर पे शिक्षा को लेकर के, तो मैंने सोचा इस मौके पे मैं आपसे साझा करूं। और आगे अभी हम बैरवा साहब से भी सुनेंगे राज्य सरकार का विज़न और राज्य सरकार किस तरह के कदम इस क्षेत्र में उठा रही है। और उसके बाद जो पैनल डिस्कशंस होंगे उसमें भी हमारे सारे विज्ञ लोग आज यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ नई बातें निकल के आएंगी जिसको हम सरकार को भी सबमिट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया पवन सर, और बहुत ही अहम पॉइंट्स है और ये सब सोचने वाली बात है। ना सिर्फ इस पर विचार किया जाए, मंथन किया जाए, बल्कि इसका समाधान भी ढूंढा जाए। जो बातें आपने कही हमारे भविष्य के मद्देनज़र या हमारे उन बच्चों के लिए जो बाहर पढ़ने के लिए रुक कर सिर्फ इसलिए कि शिक्षा का स्तर शायद उन्हें वैसा नहीं लगता जो होना चाहिए हमारे देश में। बहरहाल मैं पवन अरोड़ा सर से अनुरोध करूँगी कि सर आप स्वागत करें हमारे बीच में। डॉक्टर अल्पना कटेचा जी है, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आप सभी अल्पना कटेचा जी का। कुछ देर में हम उनका उद्बोधन भी सुनेंगे, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है ये आने जो वाले अगले 2 सेशन भी होंगे, पैनल डिस्कशन होगा जिसमें हम चर्चा अलग अलग पहलुओं पर करेंगे। और जो बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में, जब हम बात करते हैं कि एजुकेशन का स्तर लेवल अच्छा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, लेकिन बच्चों के लिहाज से भी क्या कुछ और ऐड ऑन किया जाना चाहिए उस पर भी मंथन होगा। और अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा जी को, रजिस्ट्रार एंड प्रोवोस्ट यूईएम जयपुर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रदीप जी का। नमस्कार। आदरणीय मंत्री महोदय जी को सादर प्रणाम और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल को आभार कि आज जो ये विषय चुना है हायर एजुकेशन के लिए समिट का, ये एक बहुत अच्छा समय है जब नए जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने नए एकेडमिक सेशन के लिए, कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए और चेंज ऑफ एनवायरनमेंट के लिए आगे आ रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ को और हायर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जाके ये पता कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या सुविधाएं हैं। आज का जो समय, जैसा कि पवन अरोड़ा जी ने बोला, ये मंथन करने का है कि आखिर क्या फैसिलिटीज़ और क्या स्टेप्स बच्चे को लेने चाहिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा सर कि यूनिवर्सिटीज़, जैसा कि पवन जी बता रहे हैं कि सर्वांगीण विकास का क्षेत्र है और सर्वांगीण विकास के लिए उस बच्चे को, जो उस स्टूडेंट ने जहां एडमिशन लिया, वहां सभी सुविधाएं जब हम बात करने की कोशिश करते हैं वो एक 360 डिग्री एंगल पर हमें दिखाई देती हैं। क्या क्या 360 डिग्री एंगल में दिखाई देती हैं उस बच्चे के लिए? उसके लिए वो भविष्य की योजनाएं जिसके लिए वो उस हायर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में आ रहा है, वो भविष्य का वो स्टेप जो वो 3 या 4 साल अपने उस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में काम करने के बाद, पढ़ाई के बाद अपने परिवार को सपोर्ट करेगा। जैसा कि पवन जी बोले कि खेल कूद से रिलेटेड कुछ चीज़, मैं खाली खेल कूद की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो पेंटिंग बनाने में बहुत अच्छा है, गाना गाने में बहुत अच्छा है, वो कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो चाहता है कि मैं इंजीनियरिंग करूं, लेकिन इंजीनियरिंग में जब वो एडमिशन ले लेता है तब उसको पता चलता है कि वो तो बहुत अच्छा सिंगर है, डांसर है, तो वो क्या करे? उसको क्या ऑप्शंस वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है? इंजीनियर तो वो यूनिवर्सिटी अच्छा बना सकती है, लेकिन क्या क्या विकल्प वो उसे अपने, जो उसकी अपनी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए प्रोवाइड कर रही है। यूनिवर्सिटीज़ को अपने यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट सेंट्रिक सेंटर्स, स्कूल्स, सोसाइटीज़ आजकल बनाने चाहिए, जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर कर रहा है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हम पिछले 38 साल से इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट एजुकेशन में हैं। IEM UEM ग्रुप जो कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था और 2012 से राजस्थान के अंदर है,
हमेशा ये कोशिश करता है कि अपने स्टूडेंट्स को स्किल बेस्ड एजुकेशन दे और वो सर्वांगीण विकास जो आज पवन जी ने अपनी आरंभिक भाषण में बोले वो सभी प्रोवाइड करे। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा अपने एकेडमिक प्रोफाइल जो हमारी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स के लिए। सर, जैसा कि आपने कहा कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को सोचना चाहिए कि वो अपने उस दायरे से बाहर निकले कि उसे केवल शिक्षा प्रदान नहीं करनी है, उसे रोजगार भी देना है। और खाली रोजगार नहीं देना है, उसको एक अच्छा इंसान भी बनाना है। खाली उसे एक अच्छा इंसान नहीं बनाना है, उसको इस लायक खड़ा करना है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और सोसाइटी में आगे जाकर वो सोसाइटी के भले के लिए काम कर सके। उसे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उसको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज समझ में आनी चाहिए। उसको एक अच्छा एम्प्लॉई बनने के लिए वो सब चीज़ जानना चाहिए जो इंडस्ट्री में ज़रूरी है। रोजगार देना आजकल जरूरी नहीं है, उसको इस लायक बनाना जरूरी है कि वो रोजगार लेने के बाद लंबे समय तक उस संस्थान में काम कर सके और जिस इंडस्ट्री में वो सेलेक्ट हुआ है उस इंडस्ट्री को कम से कम 6 साल, 10 साल, 15 साल तक अपनी सेवाएं दे। उसको केवल ये नहीं, आजकल क्या हो रहा है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, जैसा पवन जी बोले 100% प्लेसमेंट दिखा रहे हैं। 100% प्लेसमेंट आप खुद सोचिए, 2000 बच्चे, 5000 बच्चे कैसे किसी जगह पर प्लेस हो रहे हैं। आते हैं एजुकेशन समिट 2026 सीजन 8। जयपुर की बड़ी से बड़ी स्कूल का बच्चा हो, वो जब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आए तो वो टूल्स को यूज़ करें, और ये टूल्स प्रोवाइड करना आज की शिक्षण संस्थाओं की जिम्मेदारी है, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी शिक्षण संस्थान हो। और इन टूल्स की अपनी एक कॉस्ट है। इस कॉस्ट को कैसे राज्य सरकार सपोर्ट कर सकती है, भारत सरकार सपोर्ट कर सकती है कि हम नए नए GPUs, नए हाई एंड प्रोसेसिंग सेंटर्स, डेटा सेंटर्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में चलाएं। आप लोगों को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड में जितने बड़े डेटा सेंटर राजस्थान पूरे राज्य में नहीं है, उससे बड़ा डेटा सेंटर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में है। तो उस टाइप की जब शिक्षा है तो उसके लिए एक रिसोर्सेज चाहिए। जेनेटिक AI कैंपसेस, एजेंटिक AI कैंपसेस और AI की इम्प्लीमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, बट ये रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे और कैसे आएंगे? कौन इनको सपोर्ट करेगा? सरकार सपोर्ट करेगी या बच्चा अपनी फीस से सपोर्ट करेगा? और बच्चा अगर अपनी फीस से सपोर्ट करेगा तो हायर एजुकेशन गरीब बच्चों की पहुंच से बाहर हो जाएगी। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि जिस AI की इम्प्लीमेंटेशन और टूल्स की हम बात कर रहे हैं, कैसे हम हर बच्चे तक वो टूल्स पहुँचाएँ और उस कॉस्ट में पहुँचाएँ कि चाहे वो किसी भी जिले, किसी भी राज्य, किसी भी गांव से बच्चा आया हो, सबको वो टूल्स मिलें, हाई एंड GPUs मिलें जिस पे वो काम कर सके। दूसरा है हर कोर्स में उसका एक रिस्पॉन्सिबल यूजेस। अगर आपका टीचर AI यूज़ के लिए, आपके मेंटर्स AI यूज़ के लिए तैयार नहीं है और आप कट पेस्ट कॉपी करके AI के असाइनमेंट और क्विज़ेस सबमिट कर रहे हैं, तो उससे शिक्षा का स्वर्णिम विकास नहीं हो रहा है। हमें उसे हमारे फायदे के लिए यूज़ करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करना है। थर्ड चैलेंज इज टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स। बात हम सभी कर रहे हैं कि स्टार्टअप और इकोसिस्टम बना रहे हैं, हो भी रहा है, यूनिकॉर्न्स निकल रहे हैं। हमारे यहाँ कैंपसेस से बहुत सारी भारत सरकार का सपोर्ट है, DST पैसे दे रही है, लाखों रुपए की फंडिंग हो रही है। बट कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि अगर उनका बच्चा स्टार्टअप करेगा और 2 साल बाद फेल हो जाएगा उस स्टार्टअप में, तो आप उसको अलाउ कर देंगे? ये एक माइंडसेट चेंज की बात है। कितने टीचर्स ऐसे हैं कि कोई बच्चा है जो स्टार्टअप में अच्छा कर रहा है बट बाकी 2 कोर सब्जेक्ट्स में फेल है, तो आप उसको डिग्री दे देंगे? हमें ये एक मुहिम, ये एक चेंज लाना होगा कि स्टार्टअप और इनोवेशन इज अ रिस्की गेम। वी नीड टू टेक रिस्क, वी नीड टू फेल एंड वी नीड टू सेलिब्रेट द फेलियर्स। वंस वी सेलिब्रेट द फेलियर्स, ये चेंज अपने आप आएगा। और ये आज इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि AI के ज़माने में जब हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर शिक्षा की जब बात करते थे, तब हमारे किसी भी नॉलेज, हमारे यहाँ के ज्ञान को कोई और दूसरा देश अपना ज्ञान बता के कंप्यूटर में डाल देता था और हम मान लेते थे। AI में ये इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमारे स्टार्टअप्स को आना पड़ेगा, हमारे ज्ञान की संरचना करनी पड़ेगी और उससे आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि जैसा
बासमती राइस का पेटेंट यूएस ने पहले लेने की कोशिश करी, एआई के ज़माने में सारे पेटेंट ही वहाँ चले जाएं। इसलिए हमारे स्टार्टअप्स को आगे लाना पड़ेगा और इसको सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि समय से कमी है, इसलिए मैं एक लास्ट चुनौती जिसके बारे में सभी को कहूँगा और सरकार से अनुरोध है कि वो इस पर बहुत गहन तरीके से विचार करें, वो है ड्रग्स की समस्या। आज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चाहे देश के किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हमें अगर हमारी फ्यूचर जनरेशन को बचाना है तो इस पर सरकार और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, टीचर्स को आगे आना पड़ेगा और इस समस्या का खुलकर चुनौती के रूप में स्वीकार भी करना पड़ेगा कि ये एक चुनौती है और इसके मुकाबला भी करना पड़ेगा। अगर हम इन सभी चीज़ों पर और चुनौती पर बात करेंगे, इन पर मुकाबला करेंगे, तो हो सकता है राजस्थान, जैसे भारत सरकार स्टडी इन इंडिया का एक प्रोग्राम चला रही है, राज्य सरकार भी स्टडी इन राजस्थान का प्रोग्राम चलाए, जिसमें देश विदेश के बच्चे आएँ और हम हायर एजुकेशन कैपिटल बने। जो कभी एक बेंगलोर, हैदराबाद या पुणे हुआ करता था, आज राजस्थान उसके लिए बिल्कुल तैयार है। तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। फॉर एक्सीलेंस इन बेस्ट प्लेसमेंट इन राजस्थान, और यह अवार्ड जाता है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी VGU जयपुर। आमंत्रित करूंगी इंजीनियर ओंकार बगड़िया जी को, CEO फ्रॉम विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी। आप आए और ये अवार्ड ग्रहण करें, क्योंकि आज शिक्षा का दौर है। शिक्षा के साथ साथ बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन के इस दौर में कैसे खुद को बेहतर साबित किया जाए, ये भी एक दौर है, उसके लिए अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत शुक्रिया। और मैं आमंत्रित करूंगी मिस्टर ओंकार नाथ चौधरी जी, CGM SBI जयपुर, मिस्टर देव आनंद DGM रिटेल, और साथ ही संजय शर्मा जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। आप सभी आए मंच पर और ये अवार्ड ग्रहण करें, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ बैंक का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये हम और आप सभी समझते हो, और ऐसे में SBI जो भूमिका निभाता है। आपको इस अवार्ड के लिए बहुत बधाई। नेक्स्ट अवार्ड, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन टेक्निकल एजुकेशन, और ये अवार्ड जाता है स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ग्रामोत्थान SKIT जयपुर। आमंत्रित करूंगी मैं मंच पर डॉक्टर खुशबू भारद्वाज, चीफ कोऑर्डिनेटर स्किल डेवलपमेंट सेल, प्रोफेसर SK गुप्ता जी, डॉक्टर अंबेर श्रीवास्तव जी। आप सभी मंच पर आए और ये अवार्ड ग्रहण करें। एक्सीलेंस इन टेक्निकल एजुकेशन SKIT जयपुर। और इस अवार्ड के लिए तालियां भी होनी चाहिए। बहुत बधाई SKIT जयपुर को इस अवार्ड के लिए, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट अवार्ड, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन AI एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, एंड दिस अवार्ड गोज टू बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जयपुर। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी CA अभिषेक बियानी जी को, असिस्टेंट डायरेक्टर फ्रॉम बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जयपुर, CA साक्षी बियानी जी। आप भी मंच पर आएं और ये अवार्ड ग्रहण करें। बहुत बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट अवार्ड, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एकेडमिक्स एंड प्लेसमेंट्स, एंड दिस अवार्ड गोज टू श्री महावीर कॉलेज जयपुर। मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर मिस्टर आशीष गुप्ता प्रिंसिपल, डॉक्टर सिमी चोयल, डॉक्टर JS बिदावत। आप तीनों ही मंच पर आएं और ये अवार्ड ग्रहण करें। बहुत बधाई आपको अवार्ड के लिए, क्योंकि अवार्ड है एक्सीलेंस इन एकेडमिक्स एंड प्लेसमेंट। कितना जरूरी है जब आप एकेडमिक स्ट्रांग रखते हैं और साथ ही प्लेसमेंट की भी उतनी ही गारंटी हो, जिस तरह से बेहतर काम कर रहा है श्री महावीर कॉलेज। नेक्स्ट अवार्ड, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड दिस अवार्ड गोज टू महात्मा ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स चौमू जयपुर। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी मिस्टर कैलाश राज सैनी जी, चेयरपर्सन फ्रॉम महात्मा ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल। आप मंच पर आएं और ये अवार्ड ग्रहण करें। मिस्टर कैलाश राज सैनी जी, बहुत बधाई आपको, आपके पूरे ग्रुप को इस अवार्ड के लिए। बहुत बधाई आपको, आपकी पूरी टीम को इस अवार्ड के लिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अवार्ड, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड करियर बिल्डिंग, एंड दिस अवार्ड गोज टू प्रिंस एडुहब सीकर। प्रिंस एडुहब सीकर, और मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर इस अवार्ड के लिए ब्रिगेडियर HS पिलखवाल जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिंस सैनिक स्कूल सीकर, मिस्टर राघवेंद्र सिंह रजावत जी, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रिंस जयपुर। आप दोनों को बहुत बधाई इस अवार्ड के लिए। ऐसे ही
बेहतर काम आप करते रहे एजुकेशन के क्षेत्र में, बच्चों के करियर बिल्डिंग के क्षेत्र में। बहुत बधाई। नेक्स्ट अवार्ड, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन नीट एंड जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोचिंग सिंस 1996 एंड दिस अवार्ड गोज टू CLC करियर लाइन कोचिंग सीकर। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगे इंजीनियर साहिल चौधरी जी, CEO फ्रॉम CLC। आप आए और ये अवार्ड ग्रहण करें। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट अवार्ड कैटेगरी है अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिविल सर्विसेज कोचिंग और अवार्ड जाता है सम्यक एंड इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज जयपुर। मैं आमंत्रित करूंगी मिस्टर कौशल भारद्वाज, मिस्टर प्रवीण भारद्वाज, मिस्टर दिनेश शर्मा। आप मंच पर आए और ये अवार्ड ग्रहण करें, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिविल सर्विसेज कोचिंग। आपकी पूरी टीम को बधाई इस अवार्ड के लिए, क्योंकि अवार्ड प्रेरित करता है हमें और बेहतर करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में, और जिस क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है वो सम्मान का पात्र है, और इसलिए ये अवार्ड आपके नाम। नेक्स्ट अवार्ड, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इनोवेटिव स्कूल एंड दिस अवार्ड गोज टू रावत एजुकेशनल ग्रुप जयपुर। मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर मिस्टर नरेंद्र सिंह रावत, डायरेक्टर फ्रॉम रावत एजुकेशनल ग्रुप। आप आए और ये अवार्ड ग्रहण करें। बहुत बधाई नरेंद्र जी आपको इस अवार्ड के लिए, एक्सीलेंस इन इनोवेटिव स्कूल। क्योंकि जैसा भी कहा कि हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन स्कूल लेवल पर एजुकेशन भी उतनी ही मजबूत करनी होगी। बेहतर काम को सम्मान। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्ड की कैटेगरी है अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एविएशन एंड होटल मैनेजमेंट। दिस अवार्ड गोज टू ऑरिक वर्ल्ड। मिस्टर मनोज कुमावत जी को मैं आमंत्रित करूंगी, डायरेक्टर फ्रॉम ऑरिक वर्ल्ड। आप मंच पर आए और ये अवार्ड ग्रहण करें। मिस्टर मनोज कुमावत जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करूंगी नेक्स्ट अवार्ड की कैटेगरी है अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन स्कूल एजुकेशन, और मैं आमंत्रित करूंगी इस अवार्ड के लिए संस्कार इंटरनेशनल स्कूल जोधपुर, मिस्टर मुकेश मेहता जी, मैनेजर फ्रॉम संस्कार इंटरनेशनल स्कूल। आप आए और ये अवार्ड ग्रहण करें। बहुत बधाई आपको। एक्सीलेंस इन स्कूल एजुकेशन की कैटेगरी में ये अवार्ड जाता है संस्कार इंटरनेशनल स्कूल जोधपुर को। और आज के इस अवार्ड की लास्ट कैटेगरी है, इसे हम कह सकते हैं हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल क्लार्क्स आमेर, और मैं आमंत्रित करूंगी GM बलदेव ठाकुर जी, साथ ही दानिश खान जी, सेल्स कोऑर्डिनेटर। आप दोनों ही मंच पर आए। बलदेव ठाकुर जी, दानिश खान जी, ये अवार्ड ग्रहण करें, क्योंकि आज ये इतना खूबसूरत कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल क्लार्क्स आमेर के साथ की वजह से। बहुत शुक्रिया। और मैं हमारे मेहमानों से अनुरोध करूंगी कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। इसी के साथ ही हमारी अवार्ड की कैटेगरी यहां पर खत्म होती है, और अब वो वक्त जिसका आपको इंतजार था, जोरदार तालियों के साथ अब स्वागत कीजिए डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर। बहुत स्वागत है सर। भारत माता की। फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के नेतृत्व में आयोजित इस शिक्षा शिखर सम्मेलन एजुकेशन समिट 2026 के सीजन 8 में मैं सबसे पहले मंच पर आसीन महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। श्रीमान पवन अरोड़ा जी, CEO फर्स्ट इंडिया, श्री ओंकारनाथ जी तो गए नीचे, यहीं है, श्री जो भी बैठे थे, ओंकारनाथ जी चौधरी, श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत, श्री प्रदीप कुमार शर्मा जी, और CEO विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी अल्पना कटेजा भी, हमारी कुलगुरु भी यहाँ थी अभी, और सामने विराजमान सभी विभूतियाँ
नीति निर्माता, प्रबुद्ध विचारक, मरुधरा के भविष्य को एक नई दिशा देने वाले ऊर्जावान शिक्षाविद, आज इस गुलाबी नगरी के इस ऐतिहासिक और भव्य प्रांगण में फर्स्ट इंडिया द्वारा आयोजित एजुकेशन समिट 2026 सीजन 8 में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मैं अत्यंत हर्ष और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति कर रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का वैचारिक महाकुंभ न केवल हमारे नीतिगत निर्णयों को धार देता है, बल्कि राजस्थान के युवाओं के सुनहरे भविष्य के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। इसके साथ ही मैं इस पूरे भव्य आयोजन के सूत्रधार, फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजमेंट डायरेक्टर, एडिटर, मेरे परम मित्र श्री पवन अरोड़ा जी को, फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप की पूरी कर्मठ टीम को हृदय से उनका आभार करता हूं, धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि जिन्होंने इतनी सूक्ष्मता और भव्यता के साथ इस शिखर सम्मेलन को धरातल पर उतारने का काम किया। मैं उन सभी शिक्षाविदों को भी नमन करता हूं जिन्होंने आज के दोनों सत्रों में बहुमूल्य विचार रखने वाले सभी यहां पर पधारे हुए डॉक्टर संजय भियानी, साहिल चौधरी जी, पिलकवाल जी, एस पिलकवाल जी, श्री कौशल भारद्वाज जी, कैलाश राज सैनी जी, डॉक्टर आशीष जी, अनिल शर्मा जी, श्री नरेंद्र सिंह रावत जी और आप सभी के मंथन से निकलने वाला अमृत निश्चित रूप से राजस्थान की शिक्षा नीति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। जब मैं सम्मान्य पवन अरोड़ा जी ने मुझे इस समिट में आमंत्रित किया तो मैंने कैलेंडर पर बिना तारीख देखे ही मैंने साहब का प्रोग्राम है, निश्चित रूप से उस पर तो जाना ही है, लेकिन मुझे पता था कि पवन जी का आमंत्रण है तो कार्यक्रम भी एक बड़ा होगा, इसलिए देश प्रदेश के हित में ही होगा। लेकिन आज सुबह जब मैं यहाँ से आ रहा था तो थोड़ा गाड़ी में मैं लेट भी हो गया, कुछ मेरे वहाँ लोग बाग बहुत ज़्यादा आए थे, आपने मिनट टू मिनट मुझे शेड्यूल भी देखा, तो सचमुच में मैं इस सोच में पड़ गया कि इन्होंने मुझे बुलाने के लिए शॉर्ट टाइम दिया, सही समय दिया, और यानी कि मेरे हिस्से में आपने पूरा 10 मिनट दिया और मैंने इस हॉल में प्रवेश करते ही देखा तो पवन अरोड़ा जी से मैं बहुत पहले से ही आपसे परिचित हूं कि आपके प्रशासनिक सेवा में रहते हुए जिस तरह से आपने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के मकान तो रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार में बनाई थे, जिसकी आज भी वो पूरी गूंज पूरे राजस्थान में है, लेकिन अब मीडिया में आकर भी आपने मंत्रियों के भाषण को भी डिजिटल स्पीड गवर्नर लगा दिया। मुझे तो मंच पर आने से पहले एक सोच में पड़ गया था कि अगर मैं राजस्थान के युवाओं की बात करते करते भावुक भी हो गया तो फिर 11वें मिनट में प्रवेश कर सकता हूं। तो फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन पर नीचे लाल पट्टी में ब्रेकिंग न्यूज चल जाएगी कि मंत्री जी ने तय समय सीमा का उल्लंघन किया। समय से 60 सेकंड आगे बढ़ गए। लेकिन मैं भविष्य की गंभीरता पर आता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राज्य सरकार ने मुझे उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी है और ये पद मेरे लिए केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि ये राजस्थान के 50 लाख से अधिक उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्रों के सपनों को साकार करने का एवं उनको पवित्र संकल्प की जिम्मेदारी है। मैं आज उच्च शिक्षा अगर किसी भी समाज में विकास का इंजन होती है तो प्राथमिक शिक्षा की नींव है, तो उच्च शिक्षा उस नींव पर खड़े होने वाले उस मीनार की है, जहां से देश को वैज्ञानिक शोधकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी
उद्यमी या राजनेता मिलते हैं, इसलिए हमारे विभाग की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जब हमारी सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने कार्यभार संभाला था, तब हमारे सामने कई चुनौतियां थी, चाहे वे विश्वविद्यालयों में खाली पड़े हुए पद हो, चाहे पुराना ढर्रा हो, या इंडस्ट्रीज और शिक्षण संस्थाओं के बीच का गैप हो। लेकिन हमने इस गंभीर कार्य योजना बनाकर इस समस्या को दूर करने का काम भी शुरू कर रहे हैं। आज भारत इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से हमारी एक सही करवट हमें दुनिया का सिरमौर बना सकती है, और वो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के सामने एक विकसित भारत 2047 का एक महान और विराट और पवित्र संकल्प हमारे सामने रखा है। यह संकल्प केवल एक राजनीतिक नारा या घोषणा नहीं है, यह भारत के 140 करोड़ नागरिकों के सामूहिक चेतना, उनकी आकांक्षाओं और उनके सामर्थ्य का एक वैश्विक रोड मैप है। जब हम 2047 में अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे, तब भारत कैसा होगा, और ये भारत, वह भारत समृद्ध होगा, वह भारत आत्मनिर्भर होगा, वह भारत सशक्त होगा, और वह दुनिया का मार्गदर्शक भी बनेगा। लेकिन इस भव्य इमारत को की जो सबसे बड़ी और सबसे गहरी, सबसे मजबूत नींव है, वो हमारी शिक्षा व्यवस्था है। मोदी जी हमेशा एक बात पर जोर देते हैं कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी होगी। इतिहास गवाह है कि अतीत में वह राष्ट्र शक्तिशाली बना है जिन्होंने हथियारों या सेना के बल पर विस्तार तो किया, लेकिन 21वीं सदी का नियम अलग है। इस सदी में वही देश दुनिया का नेतृत्व करेगा जिसके पास ज्ञान की शक्ति और इनोवेशन की शक्ति होगी और रिसर्च की ताकत होगी। इसी विजन को साकार करने के लिए वर्ष 2020 देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। यह नीति केवल पाठ्यक्रमों में बदलाव का जरिया नहीं है, बल्कि यह हमारे बच्चों को मेकाले की है, उस शिक्षा पद्धति की मानसिक बंधनों से मुक्त कराने का एक भागीरथी प्रयास है। एनईपी 2020 हमारे युवाओं को सोचना सिखाती है, प्रयोग करना सिखाती है, और उसके भीतर छिपे हुए अद्वितीय कौशल को बाहर लाती है। आज राजस्थान में डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विजन को धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और पारदर्शिता से गति के साथ काम कर रही है। हमारा भी लक्ष्य है कि केवल साक्षात्कार के आंकड़ों में सुधार करना नहीं, बल्कि राजस्थान के सुदूर गांव ढाणियों में बैठे युवाओं को वैश्विक स्तर की तकनीकी और उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना, ताकि दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपनी मेधा का लोहा मनवा सके। इसलिए आज इस समिट में के पहले बहुत ही आप लोगों ने चर्चाएं भी की है, मैंने भी बात की और लोगों के भाषण भी सुना। निश्चित रूप से आपकी सोच सकारात्मक है कि आने वाली इस समय में जो आने वाली चुनौतियां हमारे युवाओं के साथ है, उसके बारे में आप लोगों का मंथन, और अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, निश्चित रूप से वो आगे एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। मैं इस विषय को चुनने के लिए आयोजकों को बहुत बहुत इस पर बोलने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में हमारे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाओं की भूमिका पूरी तरह बदल चुकी है। वह दौर चला गया जब एक छात्र कॉलेज जाता था और 3 साल की डिग्री लेता था और फिर नौकरी की तलाश में वह भटकता था। आज हमें क्लासरूम और कैरियर के बीच की दूरी को समाप्त करना है। यदि कोई छात्र हमारे संस्थाओं से डिग्री लेकर निकल रहा हो तो उसके पास केवल कागज का एक टुकड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके पास वो रिलीवेंट स्किल होनी चाहिए जिसकी मांग आज के बाजार में। इसके साथ ही जो दूसरी बात आपने
हेल्दी माइंड ब्राइट फ्यूचर, वह मेरे दिल के बहुत करीब है। आज राजस्थान में पूरे देश में कोचिंग और उच्च शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है, और आपने भी इस बारे में कहा, और हमने राजस्थान सरकार ने और हमारे डिपार्टमेंट ने इस कोचिंग सेंटर पे एक बिल भी लेके आए कि कहीं ना कहीं हम बच्चों को जिस तरह से वो अवसाद में आते हैं, जिस तरह से उन पे दबाव दिया जाता है, चाहे पेरेंट्स की तरफ से, चाहे संस्था की तरफ से, चाहे और कई कारण हो गए, लेकिन उन कारणों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, और आप लोगों का सबका उसमें सुझाव लेकर आप लोगों के कि हमारे आने वाले जो भविष्य है उसके साथ कहीं कोई खिलवाड़ नहीं हो। अब आपके सामने देखो, कोटा, सिक्कर, जयपुर, इन शहरों में देश के कोने कोने से लाखों लोग अपनी आंखों के सुनहरे सपने लेकर आते हैं, लेकिन कई बार अंकों की दौड़ में माता पिता की अपेक्षाओं का बोझ, अकेलापन हमारे इन मासूम बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत भारी प्रभाव पड़ने लगा है। मैं इसे मंच से सभी शिक्षक और संस्थाओं, कोचिंग संचालकों और अभिभावकों से मैं बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, और आपसे अपील भी करना चाहता हूं कि कृपया बच्चों को केवल रैंक और परसेंटेज की मशीन मत समझिए। हमें एक ऐसा माहौल तैयार करना होगा जहां बच्चा बिना किसी डर या तनाव के वो सीख सके। हमारी सरकार इस दिशा में अत्यंत गंभीर है, और हम कोचिंग संस्थाओं के लिए गाइडलाइन और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सपोर्ट सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन हमें समाज और आप जैसे प्रतिष्ठित शिक्षाविदों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है। हम एक ऐसे अभूतपूर्व युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां बदलाव की गति इंसानी कल्पना से भी तेज है। आज एआई का, अभी मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे, एआई का जमाना है। एआई, मशीन लर्निंग डेटा, ऑनलाइन एनालिटिक्स, रोबोटिक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकें हमारे रोजमर्रा जिंदगी का एक हिस्सा भी बन रही है। हम इंडस्ट्री 4.0 से आगे बढ़कर इंडस्ट्री 5.0 की दहलीज पर है, जहां मनुष्य और मशीन के बीच एक रचनात्मक तालमेल की बात भी हो रही है। और ऐसी तकनीकी विस्फोट के दौरे में हमारी उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को फ्यूचर रेडी होना पड़ेगा। यदि हम आज भी 20 साल पुराना पाठ्यक्रम पढ़ते रहेंगे तो हम युवाओं के साथ न्याय भी नहीं करेंगे। हमें अपने विश्वविद्यालय को, इंजीनियरिंग कॉलेजों के सिलेबस को हर साल इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड भी करना होगा। और मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि राजस्थान विश्वविद्यालय, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर SKIT और भिवानी ग्रुप जैसे संस्थाओं अभी आप वाले पारंपरिक लीग से हटकर काम भी कर रहे हैं। इन संस्थाओं में आपने यहाँ अत्याधुनिक लैब, AI रिसर्च सेंटर और कोडिंग हब्स स्थापित किए हैं। आज के युवाओं के लिए मेरा एक मंत्र है कि आपको नौकरी मांगने वाली कतार में खड़ा नहीं होना है, आपको उद्योगपति बनना, आपको नौकरी देने वाला बनना चाहिए, आपको स्टार्टअप शुरू करना के लिए आपको तैयार होना है, ताकि आप अपने साथ साथ 10 और युवाओं को रोजगार दे सके, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाएं इसी सोच को संबल देने के लिए है। और राजस्थान का युवा आज देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपनी धाक जमा रहा है। यहाँ उपस्थित जितने भी निजी विश्वविद्यालय के संचालक हैं, स्कूल और कोचिंग संगठनों के प्रतिनिधि हैं, मैं आपको बहुत स्पष्ट और सकारात्मक विजन देना चाहता हूँ कि अक्सर निजी क्षेत्र में ये आकांक्षा रहती है कि सरकार जब नए नियम या नीतियाँ लाती है
तो कंट्रोल करने के लिए लाती है, लेकिन मैं इस मंच से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार का दृष्टिकोण नियंत्रण का नहीं बल्कि फैसिलिटेशन का है, जो निजी संस्था शिक्षण संस्थाएं हैं हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे प्रतिद्वंदी नहीं है। हम सब एक राष्ट्र निर्माण में अपनी समान भागीदारी के लिए, जब आप आगे बढ़ेंगे तभी राजस्थान का युवा आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरी आपको सबसे बड़ी सलाह यह है कि आप सरकार के नियम नेक ग्रेडिंग और एनईपी 2020 के मानकों को एक बड़ा बोझ या अड़चन मत समझना, इसे एक अवसर के रूप में स्वीकार करना। जब आप अपनी गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपग्रेड करते हैं तो आपकी विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर बढ़ती है। हमारी सरकार सिंगल विंडो सिस्टम और ई गवर्नेंस के माध्यम से निजी संस्थाओं की कागजी अड़चनों को खत्म कर रही है। आप गुणवत्ता दीजिए, पारदर्शिता दीजिए। आपके रास्ते का हर कांटा हटाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और ये सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आपके बीच विन एंड विन साझेदारी, जहां अंतिम लाभ हमारी मृदुरा के युवाओं को देना चाहिए, वो हम सब मिलकर करें। साथियों, सरकार ने मुझे भी उच्च शिक्षा के साथ साथ परिवहन सड़क विभाग की भी जिम्मेदारी दी है। मैं कहना चाहता हूं कि जब हम व्यवस्थाओं में सुधार करते हैं, जब हम पारदर्शिता के सामने नए नियम लाते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि पुरानी व्यवस्थाएं बदलने से नुकसान होगा या चीजें ठहर जाएगी। लेकिन प्रशासनिक सुधारों और बदलावों के इस शाश्वत नियम को समझने के लिए मुझे एक मारवाड़ में एक कहावत, एक लोक कथा याद आती है कि एक बार एक पुराने गांव में, बहुत बड़ा गांव था, उसमें एक गहरा कुआं था और उस कुएं में प्यास बुझाने के लिए पहले रस्सी से पानी खींचने के लिए एक मोटी सारी वो रस्सी हुआ करती थी, वो पुरानी हो गई और धीरे धीरे वो टूट गई। तो उस रस्सी गल के टूट गई, उससे पानी खींचना न सिर्फ मुश्किल हो गया बल्कि वो असुरक्षित भी हो गया। जब गांव के एक मुखिया ने देखा कि इस पुरानी व्यवस्था से लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा और पानी मिलने में भी कोई दुर्घटना की संभावना है, तो उन्होंने एक फैसला लिया कि इस पुरानी और जर्जर रस्सी को हटाकर एक आधुनिक मजबूत नई लाइलॉन की उन्होंने एक रस्सी लाकर और एक वो ऊपर गिरगिरी लगाते हैं लोहे की, वो लगा दी, जिससे कि वो आसानी से खींच सके। लेकिन जब ग्रामीण को पता लगा तो वो तो बहुत ज़्यादा हल्ला करने लग गया, बोले हमारी पुरानी रीति रिवाज, हमारा वो व्यवस्था थी, उसको आपने बदल दिए। लेकिन जो पुरानी व्यवस्था बदल दी, वह अब इस गांव का क्या होगा, उन्होंने इस तरह का कहा। तब गांव के एक बुजुर्ग मुस्कुराते हुए उसने कहा, उन युवाओं के सिर पे, कंधे पे हाथ रखकर कहा कि मूर्खों जरा गौर करो, कुएं का वही तो पानी है और गांव के वही लोग हैं, गांव की प्यास भी वही है, सिर्फ पानी खींचने का जरिया और उस रस्सी को अपने बदला है। और हमारा इतिहास गवाह है कि पानी खींचने वाली रस्सियां और गिरनियां समय के साथ बदलती है, लेकिन पानी पिलाने वाला कुआं कभी बंद नहीं होता और न ही रस्सियां बदलने से कभी गांव खाली होता। इस कहानी का एक संदेश बहुत ही गहरा और सीधा है कि व्यवस्था चाहे कितनी या किसी भी प्रशासनिक ढांचे की हो या विभिन्न सार्वजनिक विभागों की हो, नियम बदलते हैं, तकनीकी बदलती है, लेकिन पारदर्शिता के लिए नए सिस्टम और नीतियां लाई जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा काम रुक जाएगा या व्यवस्था ठप हो जाएगी। बदलाव केवल इसलिए
किया जाता है ताकि कुएं से निकलने वाला पानी अधिक शुद्ध, पारदर्शी और आसानी से हर नागरिक तक पहुंच सके। जो लोग लकीर के फकीर बने रहना चाहता है उन्हें को शुरुआत में असुविधा हो सकती है, लेकिन जब नई व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है तो उसका लाभ पूरे समाज को मिलता है। इसलिए उच्च शिक्षा विभाग की आज इस प्रशासनिक सुधार और शुद्धिकरण के दौर से हम लोग सब गुजर रहे हैं। हम पुरानी और जर्जर हो चुकी फाइलों के नियम, उन फाइलों को भी हम बदल रहे हैं कि उसको भी हम डिजिटल और पारदर्शी जवाबदेही सिस्टम को एक नई जो गिरनी है उसके हिसाब से हम बदल रहे हैं। इससे न तो कोई यूनिवर्सिटी खाली होगी और नहीं हमारे कॉलेज बंद होंगे, बल्कि हमारी शिक्षा के मंदिर और अधिक जीवंत होंगे, पारदर्शी और गतिशील होकर उभरेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जब ये परिवर्तन सकारात्मक इरादे से किया जाए तो ये विकास की नई इबारत भी लिखता है। हमारा विजन बहुत ही स्पष्ट है कि धन के अभाव में राजस्थान का कोई भी होनहार युवा उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए हमारा विभाग महत्वाकांक्षी योजनाएं भी चला रहा है, जिसका लाभ हमारे लाखों विद्यार्थी उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना इस प्रकार के अल्प आय वर्ग के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा संस्थाओं में आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना के तहत, देवनारायण छात्र स्कूटी योजना के तहत शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार हर साल प्रदेश के हजारों मेधावी छात्र छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी दे रही है। यह योजना ग्रामीण अंचलों की बेटियों के वास्तव में एक पंखों को उड़ान दे रही है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत राजस्थान के प्रतिभावान छात्रों को दुनिया के शीर्ष ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसी हमारी 150 विश्वविद्यालयों में मुफ्त पढ़ाई करने का भी अवसर मिल रहा है। इसका पूरा खर्चा ट्यूशन फीस से लेकर रहने खाने तक का राजस्थान सरकार वहन कर रही है। मुख्यमंत्री एक अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत उच्च प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के प्रतिभावान छात्रों के लिए ये योजना वरदान भी साबित हुई है। इसके तहत हमारे हजारों छात्रों को नामचीन कोचिंग संस्थाओं में निःशुल्क कोचिंग में रहने के लिए आवासीय सहायता प्रदान की जा रही है। और इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप सहायता योजना तकनीकी विश्वविद्यालय जैसे आरटीयू, कोटा, एमबीए जोधपुर के छात्रों को अपने स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार की ओर से 5 लाख रुपए तक की प्रारंभिक अनुदान की राशि भी, सीड ग्रांट और मेंटरशिप प्रदान की जा रही है। मंच के सामने राजस्थान के कोने कोने से आए प्रतिष्ठित संस्थाओं के कुलगुरु, निदेशक, प्रधानाचार्य बैठे हैं। मैं आप सभी से उच्च शिक्षा मंत्री होने के रूप में सीधा संवाद भी करना चाहता हूं कि शिक्षक केवल अक्षरों का ज्ञान देने वाला नहीं होता है, वह राष्ट्र के चरित्र का और उन बच्चों का चरित्र का निर्माण दाता होता है। जब कोई छात्र आपके संस्था से शिक्षा पूरी करके समाज में कदम रखे तो वह न केवल एक कुशल प्रोफेशनल हो, बल्कि उसके भीतर नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाएं, बड़ों के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति प्रेम भी कूट कूट कर भरा हुआ होना चाहिए। यदि हमारा युवा बहुत बड़ा वैज्ञानिक या इंजीनियर बन जाए, लेकिन उसके भीतर, उसके मन में अपने माता पिता, अपने समाज और अपने देश के लिए कोई संवेदना न बचे, तो वैसी शिक्षा भी अधूरी होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा वह नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में जबरन ठूंस दी जाए। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र का निर्माण हो और मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो
और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसलिए आइए हम सब मिलकर स्वामी विवेकानंद जी के इस कथन को चरितार्थ करें और राजस्थान के युवाओं को स्वावलंबन आत्म सम्मान का मार्ग सिखाएं। अब मैं कुछ ही आप लोगों ने अभी जिन्होंने अवार्ड ली उनको सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा कि आपने हमारे आने वाले इन भविष्य है हमारे युवा, इनके लिए बहुत अच्छे विजन लेकर और अच्छे स्टार्टअप से आपके संस्थाओं में इन बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित और बहुत आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं उन सभी राजस्थान की ओर से भी अपने व्यक्तिगत रूप से भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं एक बार फिर हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल और मेरे आदरणीय मित्र श्री पवन अरोड़ा जी और उनकी पूरी टीम, ऊर्जावान टीम को बेहद, जिस तरह से आपने एक समायोजित और शानदार शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026 जो किया है और इसको आज सफल बना रहे हो, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने शिक्षा जगत के तमाम दिग्गजों को एक मंच पर लाकर एक नीति निर्धारकों के लिए एक बेहतरीन विचार की एक भूमि तैयार की है, जहां उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों ने अपने बहुमूल्य समय में एक वक्त निकालकर अपने विचारों से इस पूरी संगोष्ठी को समृद्ध किया। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मेरी आपसे सभी से अनुरोध है कि मुझे थोड़ा जल्दी इसलिए जाऊँगा, उसके बाद में आप लोगों के यहाँ सभी के विचार भी लिए जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बहुत शायद अच्छे व्यंजनों के साथ खाना भी आपको खिलाया जाएगा। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मुझे भी आपने यहाँ बुलाया, आपने मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और हम सब मिलकर हम सबका दायित्व है कि हम जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, विजन है विकसित भारत 2047 का, इसको सफल बनाने के लिए हम सब लोगों की भागीदारी और उस भागीदारी का ही ये आज का कार्यक्रम है कि आप निश्चित रूप से उसमें सहयोग करने के लिए आने वाले भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए जिस तरह की आज जो संगोष्ठी कर रहे हैं और जिसमें आज जो अमृत निकलेगा वो हमारे आने वाले इन प्रदेश के युवाओं के लिए एक वरदान साबित होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। का आयोजन शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले शिक्षाविदों का सम्मान। का ये जो कार्यक्रम है ये न केवल हमें शिक्षा की समस्याओं पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है, पर साथ ही में कुछ ऐसे सुझाव भी प्रकट होते हैं जो कि यदि हम उनको निष्पादित करें अपनी संस्थाओं में तो निश्चित रूप से लाभ होगा देश को, समाज को, समुदाय को, संस्थाओं को, शिक्षकों को और साथ ही में विद्यार्थियों को। आज आपके सामने जो बैठे हैं ये शिक्षा जगत के लीडर्स हैं, लीडर्स। आइए आपको छोटी सी मैं लीडरशिप की बात करूं, उसके बाद हम बात करेंगे सबसे। 1869 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। उसकी आयु केवल 35 साल थी। उसका नाम चार्ल्स इलियट था। चार्ल्स इलियट पहली एग्जीक्यूटिव में बैठे अध्यक्षता के लिए। बाकी सारे मेंबर्स उससे उम्र में बड़े थे, अनुभवी भी थे, उन्होंने काम भी खूब किया हुआ था। थोड़ी ईर्ष्या तो होगी ही। एक सज्जन ने कहा कि मिस्टर चार्ल्स इलियट, आप क्या कहना चाहते हैं अपने स्वयं के भाषण में, बताइए आपका उद्देश्य क्या है। चार्ल्स इलियट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के बारे में राय दी, सुझाव दिए और कहा हार्वर्ड विश्वविद्यालय विश्व का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय पहले से ही है, किंतु मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं परिवर्तन के लिए
जो कि इसको अधिक प्रभावी बना सकते हैं। उन्होंने 1 घंटे का भाषण दिया। एक सज्जन बोले, आप पहले कह चुके हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, फिर इतने सारे सुझावों की आवश्यकता क्या है? मिस्टर चार्ल्स एलियट खड़े हुए और बोले, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नीड्स चेंजेस बिकॉज नाउ इट हैज़ ए न्यू प्रेसिडेंट, दैट्स ऑल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में परिवर्तनों की आवश्यकता इसलिए है कब इसका नया अध्यक्ष है। इतना कहकर बैठ गए। लोगों ने समझा व्यक्ति तो अहंकार युक्त है, अपने आप को इतना अधिक महत्व दे रहा है कि मेरे आने से ही परिवर्तन हो जाएंगे। 40 वर्ष तक वो व्यक्ति हार्वर्ड विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट रहा। 40 ईयर्स, 1909 तक। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या उसके ज़माने में 5 गुना बढ़ी, शिक्षकों की संख्या 6 गुना बढ़ी, बिल्डिंग्स 3 गुना बढ़ी। इट वॉज ऑलरेडी द बेस्ट बट बिकेम बेस्टर एंड द बेस्टेस्ट। एक लीडर क्या नहीं कर सकता। हमारे सामने जो लीडर बैठे हैं इनसे मैं यही बात करूंगा कि हम किस प्रकार से इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उससे हम एक रचनात्मक और संतोष की भावना रखें। अरविंद घोष ने कहा था, संतुष्ट मत रहो, संतोष पतन का कारण बनता है। अतः प्रशंसा करके अपने स्वयं की देश की प्रगति के लिए जो हम गुणगान करते हैं अच्छी बात है, बट देन सबसे ज़्यादा बड़ा इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एजुकेशन, हायर एजुकेशन में पता है किस कंट्री में है? इंडिया। यूएसए, चाइना हमसे पीछे हैं, पर क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में शायद इतना हम आगे नहीं बढ़ पाए। 200 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की जब लिस्ट बनती है, हमारे केवल 2 संस्थाएं आती हैं उसमें। एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और एक IIT दिल्ली या कोई भी दूसरी आ जाती है। तो अतः हमें सोचना चाहिए कि जो कुछ हमने किया है उसमें और अधिक क्या अच्छा कर सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का जो प्रगति हुई है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कभी आप सोचिएगा कि नॉर्मल कॉलेज में और एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन में फ़र्क क्या है। ज़बरदस्त वो बल देते हैं क्वालिटी पर। विद्यार्थियों तक पहुंचने की एक क्षमता होनी चाहिए अध्यापक में। कोई सेकेंड रेट चीज़ एक अच्छी इंस्टीट्यूशन में, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में हो ही नहीं सकती। डिस्कशन जारी है, सुनिएगा। वो बहुत दुखद है और उसके जिम्मेदार सब हैं। आपने सबको कह दिया जिम्मेदार, ठीक है, परंतु एक बात तो की जा सकती है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर, मोटिवेशन पर, सेल्फ कंट्रोल पर, सेल्फ डिसिप्लिन पर कभी कभार लेक्चर तो हो ही सकते हैं। खैर कोई बात नहीं। हाँ सर, ब्रिगेडियर साहब, प्लीज सॉरी। हाँ, मैं आगे बढ़ाएंगे। मैं एक चीज़ को आप क्लियर कर दूं। कोई भी बच्चा अगर क्लास के अंदर आप बात करते हैं, अभी कोचिंग और कॉलेजेस के अंदर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, दे आर वेरी कॉम्पेटिबल और बहुत टैलेंटेड लोग पढ़ा रहे हैं। तो वो उन जब बच्चों के साथ रहते हैं तो उनकी करियर गाइडेंस और उनको सेल्फ मोटिवेट रखते हैं कि हमें जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए हैं उसके लिए फोकस रहें, उनको मोटिवेटेड रखते हैं। और हम हमारी तरफ से ये सब कुछ प्रयास करते हैं बच्चा किसी ना किसी तरीके से अपनी लाइफ के अंदर अच्छा करे। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग मोबाइल देख रहे हैं। कृपया आप मोबाइल या तो देखना बंद कर दें या हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। प्लीज़ मत करिएगा। तो मोबाइल तो कभी भी देखा जा सकता है, पर अभी आपके सामने बहुत ही अच्छे विचार आने वाले हैं, उनको ध्यान दीजिए उन पर। ब्रिगेडियर साहब, नमस्कार सर। सैनिक स्कूल की जो प्रतिष्ठा है बहुत अच्छी है और इसके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन को एक फोर्स है तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले लोग होते हैं। वो कल्चर है सैनिक स्कूल में आती है। आप मानते हैं कि आपकी कल्चर दूसरे स्कूलों में भी परकोलेट होनी चाहिए, जानी चाहिए? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंच से सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडिया का हृदय से आभारी हूँ, साथ ही साथ उन शिक्षकों का जिनकी वजह से कि मैं आज आपके समक्ष यहाँ पर बैठा हूँ। जैसा कि मुझसे पूछा गया कि सैनिक स्कूलों में एक अनुशासित जीवन यापन करने की जो व्यवस्था है, वहाँ पर जो लेवल ऑफ मोटिवेशन है, क्या उसे अन्य विद्यालयों तक प्रचारित और प्रसारित किया जा सकता है या नहीं? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रारंभ में जो भी बच्चा आता है वो
समाज के इसी वर्ग से आता है। मात्र वहाँ पर आने के पश्चात जिस प्रकार का उसे प्रशिक्षण दिया जाता है और जिस प्रकार के ढांचे में उसे ढाला जाता है, वह स्वतः उसमें जो है ढल जाता है। जैसा कि प्रिंस सैनिक स्कूल की ही बात करें, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी मोबाइल परमिटेड नहीं है। पहली और सबसे अहम चीज जिसकी वजह से बच्चा आज डिस्ट्रैक्ट होता है, वह संसाधन उसके लिए उपलब्ध है ही नहीं। प्रातः काल से लेकर रात सोने का एक ऐसा बेहतरीन शेड्यूल है। हालांकि मैं कह सकता हूं कि जो डे स्कॉलर स्कूल्स हैं उनमें इस प्रकार की व्यवस्था कुछ हद तक संभव नहीं है, लेकिन प्रातःकाल जैसे असेंबली होती है, मैं डायरेक्टर हूं, लेकिन जो सर आज बात कर रहे हैं संस्कारों की, ये सब का वपन करने के लिए मैं स्वयं हर रोज उस असेंबली को अटेंड करता हूं और उसमें कुछ अपने विचार अभिव्यक्त करता हूं। आदरणीय पवन अरोड़ा जी ने जब कहा कि आज कोई भी व्यक्ति या तो इंजीनियर भी बन सकता है, कॉमर्स वाला डॉक्टर भी बन सकता है, तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 38 वर्ष की सेवाएं भारतीय सेना में एज एन इंजीनियर देने के बाद मैं चीफ इंजीनियर पद से सेवानिवृत्त हुआ, लेकिन समाज की इस सबसे बड़ी कमजोरी संस्कारों और नैतिक मूल्यों के अभाव को देखते हुए मैंने अपनी अगली पारी का चयन किसी विद्यालय से किया। तो मैं बड़ी आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसा रूटीन वहां पर फॉलो किया जाता है, जिस प्रकार के मूल्यों का हम वहां पर वपन करते हैं, इनका अन्य स्कूलों में भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और कॉलेजेस में भी? कॉलेजेस में भी सर, क्योंकि स्कूल हैं जहां पर संस्कार के बीज का वपन होता है और वह फलीभूत होता है कॉलेज में जाकर। पैनल डिस्कशन जारी है। जो समाज को आगे बढ़ा सके और जो उनका सोच था उनको आगे बढ़ के, जैसे अभी बात करते समय के साथ अपडेशन होना चाहिए, उस अपडेशन को अडॉप्ट करते हुए शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उन सब में हम उन चीज़ों को जितना हो सके उसको ढालने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा के साथ देश के प्रति सेवा, समाज के प्रति सेवा हर विद्यार्थी में होनी चाहिए और ये संस्कारिक विद्यार्थी यहाँ से पैदा होना चाहिए। ये हमारे संस्थान का मेन उद्देश्य है, ध्येय है, उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। महिला शिक्षाओं की जब बात करते हैं, महिला शिक्षा अब राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने 33% आरक्षण कर दिया हर जगह पे। ये आगे बढ़ता जा रहा है और ये इसमें कोई बोलने की जरूरत नहीं कि महिला शिक्षा कितना उचित है, क्योंकि दो कंधे एक बॉडी के चलते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही शिक्षित और हर क्षेत्र में बराबर चलेंगे तो देश बहुत जल्दी से आगे बढ़ेगा। एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पर इतने महान व्यक्ति पैदा हुए हैं इस भारत में। यदि हम उनसे प्रेरणा लेके शिक्षा के क्षेत्र में उन विचारों को बोएं और परिमार्जित करें तो निश्चित रूप से देश ये महान बन सकता है। वी आर ए बिग कंट्री बट यू बिकम ए ग्रेट कंट्री। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बीइंग बिग एंड बीइंग ग्रेट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। हमारे यहाँ ग्रोथ बहुत हो रही है, हमें डेवलपमेंट चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट, सांगोपांग सर्वांगीण विकास चाहिए शिक्षा के माध्यम से। ये बहुत अच्छी बात है। आपको छोटी सी एक बात बताऊं, महात्मा फुले की जब मृत्यु हुई उसके 2 दिन बाद अम्बेडकर जी का जन्म हुआ। उनकी आत्मा जैसे उनमें प्रवेश कर गई और अम्बेडकर इसे सीखना चाहिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो वो पढ़ रहे थे उनको ध्यान ही नहीं रहता था कि भी मैं कितने घंटे से पढ़ रहा हूँ, 24 घंटे गुजर जाते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जहाँ मैं गया हुआ हूँ, मैंने देखा उनकी एक मूर्ति है, उनको बेस्ट मोस्ट इंटेंसली डेवलप्ड इंटेलेक्चुअल की उपाधि तक दी गई। हमें सीखना चाहिए इनकी जीवनी से। 35,000 किताबें थी अंबेडकर जी की पर्सनल लाइब्रेरी में, एंड ही हैड रेड ऑल ऑफ देम। ये नहीं कि वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, बट द आइडियाज ऑफ ऑल दोज बुक्स percolated in his mind and thoughts. I think we have that legacy. मैं श्री आशीष गुप्ता जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी इंस्टीट्यूशन ऑटोनोमस बन गई है, मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। और मैं चूँकि आपके कॉलेज में गया भी हुआ हूँ, भगवान महावीर के नाम पर आपका कॉलेज है। मैं कहीं रियली जानने में मुझे इच्छा होती है
कि भगवान महावीर का जो कॉलेज है उसके नाम से उसे भगवान महावीर के कुछ गुण, तत्व, संदेश, उपदेश कुछ हमारे बच्चों के अंदर जा रहे हैं? बिल्कुल सर, भगवान महावीर की जिसके नाम से हमारी संस्था का नाम रखा गया है, तो और ये जो संस्था हमारी कॉलेज हमारा जरूर 15 वर्ष पुराना है, बट हमारी संस्था लगभग जो स्कूल है हमारा लगभग 75 वर्ष पुराना। बहुत बढ़िया स्कूल, लगभग 75 वर्ष, वन ऑफ द बेस्ट इन द सिटी ऑफ जयपुर। थैंक यू सर। तो लगभग 75 वर्ष पुराना हमारा स्कूल है। तो भगवान महावीर के जो भी संदेश हैं वो हमारे विद्यार्थियों, हमारे शिक्षकों इनमें इनकलकेट करने के लिए समय समय पर हम हमारे जो गुरु माँ और जो महाराज जी हैं उनके समय समय पर प्रवचन कराए जाते हैं और विद्यार्थी अपने जो मन की शंकाएं, जो भी उनके समस्याएं हैं उनके सामने रखते हैं और गुरु महाराज और माताएं और उनके बच्चों की समस्याओं के समाधान करते हैं और अपने विचारों को उनके सामने प्रेषित करते हैं। बहुत बढ़िया। भगवान महावीर का एक वाक्य सुनिए, बोले जो जागा सो मुनि, एनीबडी हु गेट्स अवेकन बिकम सेंटली। आई थिंक वी शुड emphasize in our education system capacity. राष्ट्रपति भी खुश नहीं है और एक नहीं 35 राष्ट्रपति खुश नहीं है, तो अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बन के भी खुश नहीं है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एजुकेशन? यह खुशी के लिए तो आया है। अब बच्चे का अगर ये जो अभी बात हो रही थी मरने की, जो कोटा में या कहीं भी हो रहे हैं, वो उसका समाधान बहुत आसान है। हम उस बच्चे को पहचाने क्या है और उसके अकॉर्डिंग उसको आगे बढ़ने का मौका दें, तो डेथ जाएगा ही नहीं। हम सारे बच्चों करें तो कलेक्टर बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, बेचारा नहीं बन सकता, तो डेथ के अलावा उसके पास ऑप्शन क्या है, जो बता दो। हम बच्चे को पहले जाने तो हम जानते हैं, कोशिश करते हैं, ये जानने के बाद उस बच्चे की जो क्वालिटीज उसको आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता सुझाते हैं। करता तो बच्चा ही है, टीचर रास्ता सुझा सकता है। ये गलतफहमी टीचर्स निकाल दे कि मैं बच्चे को बदल देता हूं। अगर मैं बदलता तो 40 के 40 बच्चे क्लास के बदल जाते। 40 नहीं बदलते, कुछ बदलते हैं। तो बोर्न क्वालिटीज को लेना, उन पे काम करना और बच्चे को उसी दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता बताना, द बेस्ट वे। बच्चों से बातचीत करते हैं डेफिनेटली, और बात तब करते हैं सब टीचर्स को बाहर निकाल के अकेले बैठता हूं उनके साथ, उन्हीं की स्टाइल में, और उनसे मजाक में कहता हूं बता चल क्या बात है। हमने टेबल उठा रखी है, अगर मेरे चैम्बर में देखूं तो ये टेबल नहीं होती। मैंने कहीं पढ़ा ये टेबल अगर हमारे सामने होगी तो हम पक्ष विपक्ष हो गए। संसद विधानसभा में प्रतिपक्ष बोला गया हट जाइए, बच्चे को आप सामने बैठाइए बराबर सोफे पे, वो बराबर बैठेगा तो सोचेगा। एग्री, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी रावत, डायरेक्टर रावत एजुकेशनल ग्रुप। डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि अभी मैंने शुरू में कहा कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि हमारी प्रगति बहुत तेजी से हुई है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस आर इन इंडिया। लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया आर इन राजस्थान। राजस्थान नंबर 1 है, यूपी नंबर 2 है यूनिवर्सिटीज के मामले में। तो ग्रोथ तो हो रही है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जो एक सांगोपांग ढंग से संतुलित विकास और कुशाग्रता, मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ाया जाता है वैसा ज्ञान भी प्राप्त कर सकें। संभव है ये, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट के ज़माने में सब कुछ अवेलेबल है। तो आप एक ऐसी राय दीजिए जो प्रैक्टिकल हो, जिससे हम क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ सकें। नमस्कार टू एवरीवन। ओम ज्ञान त्रिमाधनस्य ज्ञानाजन सलाकया चसुरुमली तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माइक को ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। हाँ। सम्मानित शिक्षाविद, यहाँ उपस्थित मेरे कर्मठ साथियों, सबसे पहले तो मैं रावत एजुकेशनल ग्रुप की ओर से आप सभी का तहे दिल से नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आज सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया का, पवन अरोड़ा जी का, उनकी समस्त कर्मठ टीम का, उनके आयोजकों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा आज के इस शानदार एजुकेशन समिट के प्रोग्राम के अवसर पर। तो तहे दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के दौर में शिक्षा कैसी होनी चाहिए? आज के दौर में शिक्षा ऐसी जो मूल्य, मानवता और कौशल का एक समावेश हो। कहते हैं सा विद्या या विमुक्ति, ऐसी शिक्षा, ऐसी विद्या जो मनुष्य को अज्ञान, संकीर्णता और सीमाओं से युक्त करे। आज दुनिया तेजी से बदल रही है। आज जो बच्चों में परीक्षा के अंक के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनना ही नहीं रह गया है। आज की जो एजुकेशन होनी चाहिए, नॉलेज,
मॉरल वैल्यू एथिक्स से युक्त हो, ह्यूमनिटी हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है, बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। मतलब शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के शरीर मन आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। शिक्षा आज संस्कार और जिसमें एक मानवता का भी एक बहुत जरूरी हो गया आज के समय में। भारतीय संस्कृति भी सदैव कहती आई है, सा विद्या या विमुक्ते, और विद्या ददाति विनयम। विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता, योग्यता से धन, और धर्म से धर्म और सुख। यही वास्तव में शिक्षा है। अभी मैं सुन रहा था, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत अच्छी बात बोली थी शिक्षा के बारे में। उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही है, जिस शिक्षा से हम अपने जीवन का निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, अपने विचारों का साम्राज्य से कर सके और अपने चरित्र का गठन कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। और आज IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जर्नलिस्ट बनना ही एक उद्देश्य नहीं रह गया आज के समय में। सबसे बड़ी चीज़ है हमारी हॉनेस्टी, हमारा वैल्यू, हमारी संस्कृति। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आवर लाइफ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेशन। आज हम बड़े पद पे, बहुत सारे बच्चे, रावत एजुकेशनल ग्रुप का इतिहास 43 वर्षों का रहा है। को सीधे लेकर चलते हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की सार्थक पहल, फर्स्ट इंडिया न्यूज एजुकेशन समिट 2026 सीजन 8 के अंदर। उससे पहले मैं पवन सर को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कि सर, ये हमारा सेकंड पैनल, और मैं चाहूंगी कि एक बार आप हमारी, जैसे कि शुरुआत भी हुई और हम पैनल के पहले करते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम को लेकर इतना है कि हम जल्दी चर्चा कर सके, इस वजह से। लेकिन पवन सर, मैं चाहूंगी कि बस 1 मिनट का वक्त लगेगा। हमारे सेकंड पैनलिस्ट का भी स्वागत पौधा देकर सर आप करें, क्योंकि ये भी एक संदेश देता है और हम नहीं चाहते कि हमारे पैनलिस्ट भी इससे वंचित रह जाएं। ये फलदार पौधा आपके लिए, हमारे भविष्य के लिए, नई पीढ़ी के लिए। बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर खुशबू भारद्वाज जी, चीफ कोऑर्डिनेटर स्किल डेवलपमेंट सेल SKIT स्वामी केशवन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ग्रामोत्थान जयपुर। साथ ही स्वागत है CA अभिषेक बियानी जी का, असिस्टेंट डायरेक्टर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जयपुर। और मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इसके साथ ही मिस्टर अभिमन्यु चारण जी को। मिस्टर अभिमन्यु चारण जी राजस्थान ग्रामीण बैंक जयपुर से चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, CDO। अभिमन्यु जी, आप भी मंच पर आए, क्योंकि हमारे अवार्ड्स का जो सेशन था वो भी पूरा हो चुका है और ये सेकंड पैनल है। बस 1 मिनट में ही हम इसकी शुरुआत कर देंगे और उसके बाद, क्योंकि हमारे बीच में हमारे अतिथि के बिश्नोई जी भी आ चुके हैं, उनका उद्बोधन भी हम सुनेंगे, जो कि हमेशा से बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होता है। और सर, देरी से ही सही, लेकिन आपने वक्त निकाला, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। रमेश सर, ओवर टू यू। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में खासकर कैसे किया जाए कि जिससे कि बड़ा ही स्मूथली इसका इवोल्यूशन हो, इंटीग्रेशन हो जाए, ये हमसे बाहर ना रहे, ये एक हवा ना बने, ये केवल कुछ स्पेशलिस्ट की एक बपोती ना बन जाए। प्रत्येक विद्यार्थी इसका उपयोग करके अपने स्वयं के विकास और अपने शिक्षा के विकास के लिए इसका उपयोग करके अपने आप को समृद्ध माने, उसके बारे में राय दीजिए। धन्यवाद सर। मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। रमेश अरोड़ा जी मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये ऐसा ही है जैसे क्लास में एक टीचर एक स्टूडेंट से सवाल करे और जो स्टूडेंट जवाब दे तो टीचर सेटिस्फाई नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है सर भी शायद सेटिस्फाई ना हो, लेकिन मैं जवाब देना चाहूँगा इसका, जितनी भी मेरी सामर्थ्य है सर। UEM जयपुर अपने 2012 से जब से राजस्थान के अंदर कदम रखा है, अपने पिछले लगभग 4 दशक के एक्सपीरियंस के साथ अपने स्टूडेंट्स को रोजगार के लायक बनाने के लिए आज के समय की जो मांग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोर्सेज, ट्रेनिंग
और जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी है, फैसिलिटीज़ है, वो प्रोवाइड करने में सबसे आगे है। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण भी दूंगा और सर फिर उसके बाद आपका सवाल का जवाब देना चाहूँगा। इंस्टीट्यूशन में 954 टेराफ्लॉप्स का एक सुपर कंप्यूटर बनाया है। लगभग 50 जीपीयू हमारे ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं, जो हाई एंड रिसर्च फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, रिसर्च स्कॉलर्स को। और जो वो एक एनवायरनमेंट जिसकी ज़रूरत है आज के छात्रों को कि वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज के बारे में पढ़ें, ट्रेनिंग लें और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करके बाहर जाएं। अब जब एआई की बात करते हैं तो सभी को लगता है कि एआई एक ऐसा टूल है जो अपने आप सारे काम करेगा, अपने आप ही आगे मशीनों को कंट्रोल करेगा, आपके काम को ख़त्म कर देगा, और एक जो डर का माहौल है कि एआई आने से रोज़गार ख़त्म होंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी टूल जब आप यूज़ करते हैं आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उसको लिया जाता है, और ये मेरा मानना है कि एआई भी एक टूल की तरह आप यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। 20 सीजन 8 के अंदर बनते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं या खुद का अपना इंडस्ट्री भी खोल लेते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट। पर मुझे जो खास चिंता ये है कि एक हर इंसान के 3 गुण होते हैं, ए, बी और सी। ए एबिलिटी है, उसकी डिसीजनल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, उसकी डायरेक्शनल एबिलिटी, फाइनेंस के मामले में जानकारी, ये सब एबिलिटी है ना। बी बिहेवियर है, एम्पैथी, सिंपैथी, कंसिडरेशन, फ्रेंडशिप, नियर। सी कैरेक्टर है। तो ज़्यादातर इम्पैक्ट जो ज़्यादातर चीज़ है ए पर बल है सारी एजुकेशन में। अपनी योग्यता बढ़ाओ, ज्ञान को बढ़ाओ, प्रखरता को बढ़ाओ, क्षमता को बढ़ाओ, प्रवीणता को बढ़ाओ, है ना। और सी कैरेक्टर के बारे में भाषण अच्छे दिए जाते हैं और इंसान जो है कंट्रोल भी होता है अपने स्वयं के प्रयत्नों से। तो बिहेवियर में मुझे कमी लगती है। ज़्यादातर लोग बड़ी बड़ी सेवाओं में और प्राइवेट सेक्टर में भी सेंट्रलाइज्ड हैं, डेमोक्रेटिक नहीं है, ऑटोक्रेटिक बन जाते हैं। डांटना, फटकारना, दूरी रखना, प्रेरणा ना देना, भय से किसी चीज़ को नियंत्रित करना अधिकांश लोग करने लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, बिग एंड ग्रेट। द बिग मैन मेक्स यू फील स्मॉल, द ग्रेट मैन मेक्स यू फील टॉल। तो ग्रेट हमें चाहिए। मुझे ये बताइए कि हमारे बच्चे कल को जब उत्तरदायित्वों को वहन करने के लिए विभिन्न संगठनों में महत्वपूर्ण पदों पर जाते हैं तो उन्हें अपने साथ काम करने वाले या कोलीग्स के साथ या बॉस के साथ या जनता के साथ व्यवहार कला में भी निपुणता होनी चाहिए। वो टीम बिल्डिंग नहीं करते, सेंट्रलाइजेशन करते हैं, वो प्रेरणा नहीं देते, सिर्फ आदेश देते हैं, वो भय दिखाते हैं, प्रशंसा नहीं करते। क्या करें हम? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस सवाल के लिए और फर्स्ट इंडिया हमें यहाँ तक लाने के लिए। सर आपका सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2 तरीके के लोग हम लेके चलते हैं। पहले वो जिनकी जॉब्स हैं, मार्केट में हैं, जॉब्स आपके सीवी के बेस पे लगी, डिग्री के बेस पे आप आगे गए। दूसरे वहीं पर ही एक और कैंडिडेट है, उनकी भी वही डिग्री के बेस पर, स्किल्स के बेस पर जॉब लगती है। बात आ जाती है दोनों के बीच में सस्टेनेबिलिटी की, कि क्या दूसरा कैंडिडेट अपने जॉब में सस्टेन कर पा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अपने वर्क प्लेस में, अपने इंडस्ट्री में, और एक क्या वो बार बार इंडस्ट्री बदल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, निकाला जा रहा है या निकल रहे हैं। एबिलिटी दोनों के अंदर है, दोनों की जॉब्स लगी, दोनों मार्केट में आगे गए। कैरेक्टर बिल्डिंग की जब बात होती है, दोनों ने अपना अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से रोल प्ले किया। बात बिहेवियर की है, अगर एक इंसान ऐसा है जिनसे आप बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत अमेजिंग है, डायरेक्टर लेवल तक पहुंच गए, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन टीम में आपको काम करके मज़ा नहीं आ रहा है, टीम में आप उनको कुछ भी काम दे रहे हैं वो कर नहीं पा रहे, एक तरीके का टीम बिल्डिंग स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप नहीं चाहेंगे कि आप उस इंसान के साथ काम करें। जिस टीम बिल्डिंग नहीं है, कॉन्फिडेंस है, टीम बिल्डिंग, आपके बात करने का तरीका, बोलचाल, आपने बात करी फियर की, तो आजकल जब लीडरशिप की भी बात करते हैं तो डिक्टेटरशिप एज अ लीडरशिप टैक्टिक बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है मार्केट से। अब सॉफ्ट लीडरशिप का ज़माना आ गया है, जहाँ पर आप जब किसी से बात कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, तो उसकी भी एक तकनीक है, एक टेक्निक है जिससे आप उससे
बात आप काम करवाते हैं। तो यहाँ पे बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम एक स्टूडेंट को बहुत पहले दिन से ये चीज़ सिखाएं, किसी भी एक स्टूडेंट को, जो चाहे मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, MBBA, कुछ आपका MBA हो गया, BCA, MCOM, कि वो ना सिर्फ आगे जाकर अपनी एबिलिटीज़ को दर्शाए, अपने एबिलिटी के साथ अपने काम को करे, भले AI यूज़ करे ना करे, लेकिन काम करने लायक बने, कि दूसरे लोग भी उसके साथ एक व्यवहार कुशल उस तरीके से एक व्यवहार कुशलता के साथ उसके साथ काम कर पाए। आज अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं और वो आपको बार बार चिल्ला रहा है, डांट रहा है, नहीं समझ पा रहा है, आपने आजकल मैं एक न्यूज़ देख रही थी जेनजीज़ की, कि एक ऑफिस में वो लोग गए, उन्हें कहा गया कि आपकी जो जॉब है वो सुबह 12 से रात को 9 बजे तक है, क्योंकि बाहर के क्लाइंट्स मिल रहे हैं आपको, US के क्लाइंट। वेरी गुड, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं बहुत ही आभारी हूँ आप तीनों का और सभी मेंबर्स का कि आपने इतनी संक्षिप्त ढंग से अपने विचारों को व्यक्त करके और हमें कुछ नई बातें भी कहीं। दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। हम क्लोज कर रहे हैं, परंतु मैं एक व्यक्ति को ट्रिब्यूट देना चाहूँगा जो स्कूल टीचर था, और उस स्कूल टीचर का नाम था श्रीनिवास शास्त्री। श्रीनिवास शास्त्री इतने ज़्यादा प्रगतिशील हो गए कि उनका जन्म वही 1869 में हुआ, जिस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी के वो मित्र भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने इन दोनों को विकसित करने की कोशिश की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में, पर गांधी जी को अवसर नहीं मिला। श्रीनिवास शास्त्री आगे बढ़ते चले गए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक टीचर क्या कर सकता है। इन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना शुरू किया अच्छी तरह से, ऑरेटरी को किया, और अंग्रेज़ी पर ऐसी धाक जमाई, सारा उसको कंट्रोल कर लिया कि जब वो लेक्चर देते थे तो अंग्रेज़ अफसरों की बीबियाँ अपने बच्चों को श्रीनिवास शास्त्री का लेक्चर सुनाने के लिए लाती थी। कहती थी, लुक दिस इज इंग्लिश, इसको इंग्लिश कहते हैं। एक बार इंग्लैंड में श्रीनिवास शास्त्री और एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के बीच में बहस छिड़ गई कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो इस शब्द का। तो उस दूसरे साथी ने कहा, ये है ऑक्सफोर्ड प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी, डेनियल जोन्स की दिखाई उसने कि देखो इसका प्रोनाउंसिएशन ये है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, पर श्रीनिवास शास्त्री तो इसको इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो पहले वाले ने कहा, देन डिक्शनरी इज रॉन्ग, ही इज राइट। वो गलत हो ही नहीं सकता। टीचिंग में ये आदमी बाद में वाइस चांसलर बना। टीचर से वाइस चांसलर सोच सकते हैं, स्कूल एजुकेशन से हायर एजुकेशन। व्हाट आई रिक्वेस्ट इज, इंडिया में हायर एजुकेशन के 1.6 मिलियन टीचर्स हैं, 16 लाख। पता कितने चाहिए? 32 लाख। कितनी कमी है? 16 लाख की। टीचर्स पर जोर दीजिए। एडहॉक टीचर्स, टेम्पररी टीचर्स, गिग टीचर्स मत बनाइए। रिक्रूटमेंट करिए। यूनिवर्सिटियों में पोस्टें पड़ी रहती, खाली रहती हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी कोशिश करने के बाद भी सरकार से परमिशन नहीं मिलती। तो मेरा एक ही निवेदन है, प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंस टू टीचर्स, गिव देम रेस्पेक्ट, गिव देम रिसोर्सेज, give them inspiration. Thank you very much for everything, all your presence and your encouragement. So good of you. बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, और हमारे सभी पैनलिस्ट का भी बहुत शुक्रिया। विश्वास है हमें कि आपके अनुभव, विचार और सुझाव शिक्षा के भविष्य को नई दिशा प्रदान करेंगे। और स्पेशल थैंक्स प्रोफेसर रमेश अरोड़ा सर आपका, जिस तरह से आपने दोनों पैनल को हैंडल किया, इतने सवाल की कुछ भी अनछुआ नहीं रहा, और जो सुझाव सामने इस चर्चा में आए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है शिक्षा को आगे ले जाने के लिए, सही दिशा में, खासतौर से हमारे युवाओं को सही दिशा देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और कार्यक्रम की कड़ी में आगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे खास मेहमान के बिश्नोई जी आ चुके हैं, और मैं अब उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करूंगी। और के बिश्नोई जी, क्योंकि अभी आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिक्षा को लेकर अलग अलग चर्चा यहाँ पर हुई, 2 अलग अलग पैनल में अलग अलग विषय पर बातचीत हुई, और सिर्फ इसलिए नहीं कि उच्च शिक्षा आज किस दिशा में है, राज्य सरकार का कितना अहम रोल है, और सरकार के लिए कितनी प्राथमिकता में शिक्षा है, बल्कि साथ ही साथ ये कि जो हमारे शिक्षाविद है और सरकार है, उन दोनों के बीच में ये मंच है जिसने सेतु का काम किया, क्योंकि समस्याएं उनकी तरफ से भी हैं, समाधान सरकार के पास है। और इस तरह से जब हम एक मंच मिलता है, अपनी बात रखते हैं, तो सुझावों का भी आदान प्रदान होता है, और वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि भविष्य में राजस्थान की शिक्षा को और ऊंचाइयों पर ले जाया जाए। और उसमें भूमिका जितनी राज्य सरकार की, उतनी ही शिक्षाविदों की है। और उम्मीद करते हैं कि इस पैनल डिस्कशन के बाद, इस कॉन्क्लेव के बाद, एजुकेशन कॉन्क्लेव जो कि आज 8th सीजन था, वो असफलतापूर्वक संपन्न हुआ, और अब
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे अतिथि के बिश्नोई जी, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री, आप मंच पर आए। साथ ही मैं आमंत्रित करूंगी पवन अरोड़ा सर को, सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज, सर आप भी मंच पर आए। और जिलेन्द्र सिंह शेखावत जी को भी मैं आमंत्रित करूंगी, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज, आप सभी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत स्वागत, और एक बार चाहूंगे आप सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हालांकि हमारे लिए ये कार्यक्रम सफल तब होता है जब हमने पैनल बुलाया, हमने चर्चा की, बहुत कुछ सुझाव सामने निकल कर आए, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है जो हमारी ऑडियंस है, जिस तरह से पेशेंस के साथ आप लोगों ने इतने ध्यान से पैनल को भी सुना और इस चर्चा में लगातार हमारे साथ सहभागी बने रहे इस कॉन्क्लेव में, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले पवन अरोड़ा सर आपसे अनुरोध करूंगी, आप स्वागत करें के बिश्नोई जी का, फलदार पौधा देकर, दुपट्टा उठाकर और साथ ही मोमेंटो उन्हें भेंट कर। हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत हुई, हमारे साथ डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी थे। व्यस्तता मंत्रियों की कितनी ज़्यादा रहती है ये हम और आप समझ सकते हैं अलग अलग विभाग के मद्देनजर, लेकिन यही वजह रही कि के बिश्नोई जी को जैसे ही वक्त मिला हमारे कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुए, समय निकाल कर, उसके लिए आभार है के बिश्नोई सर आपका। और इस कार्यक्रम को आगे में बढ़ाते हुए ये फलदार पौधा, जैसा कि के सर को तो पता ही है कि हमारा विजन क्या है फर्स्ट इंडिया का, पवन अरोड़ा सर का इस फलदार पौधे के पीछे। और अब मैं आमंत्रित करूंगी उद्बोधन के लिए, हालांकि जिस तरह से पूरा कार्यक्रम रहा मुझे लगता है पवन अरोड़ा सर बेहतर ब्रीफ कर सकेंगे कि अभी तक हमने क्या किया और हमारा विजन क्या है। एक बार जोरदार तालियां पवन अरोड़ा सर के लिए। एक बार फिर मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। कितना सौभाग्य की बात है कि हम सुबह बात कर रहे थे कि इस एजुकेशन समिट का जो सार्थकता है वो इसमें है कि हम जो हमारे बच्चे हैं, जो भावी कर्णधार हैं, उनको इंडस्ट्री रेडी रखें, उनको जो शिक्षा दें वो रोजगार उन्मुख हो, उनको रोजगार परक एजुकेशन दें और उनको स्किल डेवलपमेंट की तरफ मोड़ें। और आज हमारे बीच खुद स्किल डेवलपमेंट मंत्री मौजूद हैं श्री के बिश्नोई, और केवल उद्यमिता या स्किल डेवलपमेंट का ही नहीं विभाग आपके पास, बल्कि व्यापार और उद्योग, युवा एवं खेल एवं युवा मामलात और नीति निर्धारण विभाग भी आप देखते हैं। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा, इसके अलावा सरकारी दायित्वों के अलावा निजी जीवन में भी बहुत बड़ी समाज सेवा, बहुत बड़ी गौ सेवा और ऐसे प्रयोजनों से आप जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। मंत्री जी, हमने सुबह करीब 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू किया था और इसमें प्रदेश के जो भी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान हैं, तकनीकी शिक्षा के संस्थान हैं, उनके सभी प्रतिनिधि यहाँ थे। उसके बाद उनके उद्बोधन सुनने के अलावा राज्य के उप मुख्यमंत्री और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी भी यहाँ आए हुए थे। उन्होंने भी अपना उद्बोधन दिया और काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें हुई। और उसके बाद 2 पैनल जिसमें आप आई गए थे, पहले पैनल के समाप्ति के समय और दूसरा पैनल आपने देखा खुद ने, तो एक बड़ी सार्थक और मीनिंगफुल चर्चा हुई है। चर्चा का निचोड़ ये था कि शिक्षा जिस रूप में पहले होती थी, जो ट्रेडिशनल स्वरूप था, उससे बदल गई है। अब शिक्षा केवल शिक्षा नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है, साक्षरता नहीं है, या केवल स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, बल्कि शिक्षा में अब तकनीकी शिक्षा जुड़ गई है, स्किल एजुकेशन जुड़ गई है, नवाचार जुड़ गए हैं, स्टार्टअप जुड़ गए हैं, टेक्निकल इंटरफेस जुड़ गया है, जिसको आज भी हम एआई की बात कर रहे थे। एआई को कैसे बेहतर ढंग से शिक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जुड़ गई हैं। और इन सब के ऊपर एक जो ट्रेडिशनली कहा जाता था कि विद्यार्थी का या स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उस पर भी आज यहाँ चर्चा हुई कि शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए खेल कूद की बात, योगा की बात, उनकी क्रिएटिविटी की बात, उनके दूसरी सोशल जो इश्यूज़ हैं उनकी बात, उनके बारे में भी उनको वहाँ पे एड्रेस मिलना चाहिए। उनको वहाँ पे मिलना चाहिए कि उनके तनाव नहीं रहे, वो स्ट्रेस में नहीं रहें, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, चाहे वो पढ़ाई रिलेटेड हो, चाहे वो और दूसरे इशू से रिलेटेड हो। तो एक समग्रता में पूरा यहाँ चर्चा हुई और ये तय हुआ कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान इस बारे में और जागरूक होकर के काम करेंगे। और एक बात और सामने आई थी कि 2023 में यूजीसी के नियम बन गए हैं कि अब विदेशी शिक्षण संस्थान, विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान भी भारत में आ सकते हैं और अपना कैंपस खोल सकते हैं। तो उसको देखते हुए, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो 90+ मार्क्स लेके आते हैं, कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई हार्वर्ड जा रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड जा रहा है, कोई कोलंबिया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा
इस तरह की दौड़ मची हुई है। और ऐसे में यदि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ आके यहाँ कैंपस एस्टेब्लिश करती हैं तो फिर यहाँ के जो स्थानीय शिक्षण संस्थान हैं उनको भी कुछ ज़्यादा प्रतिस्पर्धा, कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। तो ख़ास तौर पे स्किल डेवलपमेंट में सरकार क्या कर रही है, आपकी क्या योजनाएं हैं, उनको फोकस करते हुए इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हम चाहेंगे कि आप अपना उद्बोधन दें, संबोधन दें। धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि आप सब भी स्वागत करें के बिश्नोई जी का, स्टेट मिनिस्टर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी प्लानिंग। जब इतने सारे आयाम हो तो उन्हें सुनना भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। पवन जी, वाकई फर्स्ट इंडिया की टीम को मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहूँगा कि आप जब जब भी हम लोगों को भी बुलाते हैं, अलग अलग विषय की चर्चाएं लेकर के आते हैं, समाज से जुड़े हुए वो सारे महत्वपूर्ण विषय जिनकी आज आवश्यकता है चर्चा करने की, जिनकी आवश्यकता है एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की। तो सर्वप्रथम मैं बधाई दूंगा पूरी फर्स्ट इंडिया की टीम को, पवन जी, आपको, श्वेता जी को, यहाँ पर आए हुए सभी अलग अलग शिक्षण संस्थान से जो शिक्षाविद, और यहाँ पर अभी मैं देख रहा था अलग अलग पैनल के अंदर भी चर्चाएं चल रही थी। हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा जी भी आकर के गए। खूब सारी चर्चा हुई, समय के अनुरूप ये आवश्यकता है कि चर्चा होनी भी चाहिए। प्रदेश की यदि युवा आबादी की चर्चा करें तो देश की तुलना में वो प्रतिशत में भी आज अधिक है। 0 से 40 वाला 75% की आबादी होना खुद में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दर्शाता है। आज इतनी बड़ी जनसंख्या तो सोच भी निश्चित रूप से अलग होगी। पाश्चात्य संस्कृति भी बीच में काफ़ी उसको इन्फ्लुएंस कर रही थी। अभी आप बाहर के यूनिवर्सिटीज़ की चर्चा भी कर रहे थे, कुछ ब्रांडेड नाम हो गए, हार्वर्ड, सेंट स्टीफन्स, पता नहीं क्या क्या जो नाम अपन सुनते हुए आ रहे हैं, तो उनकी तरफ एक उनका आकर्षण भी बढ़ता है। लेकिन चर्चाएं वो भी होती है कि जब हम नालंदा की भी चर्चा करते हैं। हमने एक कालखंड रहा कि हिंदुस्तान में विश्व का बच्चा यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया करता था, लेकिन अब देखते ही देखते पिछले 12 वर्षों के अंदर, एक अल्पकालीन समय के अंदर मोदी जी ने जो एक नई दिशा देश को दी है, एक दिशा दी है, पूरे परिवर्तन की एक दिशा दी है, सोच में परिवर्तन की दिशा दी है, विकसित भारत की। और देखते ही देखते जो इस अल्पकालीन समय के अंदर सिर्फ बातों में नहीं, हर वो महत्वपूर्ण विषय जिसकी आवश्यकता थी उसको ज़मीन पर ला करके उतार भी दिया है, और फिर से आकर्षण बढ़ा है विश्व का अब हिंदुस्तान की तरफ। देखते ही देखते हर उस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज चर्चा हो रही है, हिंदुस्तान की चर्चा हो रही है, हिंदुस्तान के आर्थिक जो तेज गति से बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था की चर्चा हो रही है। आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो सारे 2020 जो परिवर्तन किए हैं बहुत ही कम समय में, निश्चित रूप से उसकी चर्चा की आवश्यकता भी है। स्किल डेवलपमेंट जैसा विषय आपने मेरे को यहाँ पर चर्चा के लिए भी बोला है। मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में जब वो प्रधानमंत्री का दायित्व लेते हैं, उसी दिन वो बहुत अच्छे से समझते भी हैं कि मेरे 135-40 करोड़ देश के लोगों को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन उनको ये भी भली भांति से ध्यान था कि युवा पॉपुलेशन लगभग 65% युवा मेरे देश के अंदर है। बहुत अच्छे से वो खुद के अंदर एक अच्छे हैं, सच्चे भी हैं, और अपने अंदर एक योग्यता के साथ में हैं। तो उस योग्यता को कैसे एक छोटी सी ट्रेनिंग दे करके उस योग्यता को बाहर लाया जा सके, तो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट को फोकस भी किया, और उसको ज़मीन तक, ढाणी ढाणी, गांव-गांव तक ट्रेनिंग पार्टनर्स कैसे बैठा दिए जाए, वो एक कार्यक्रम उन्होंने चालू भी किया। और देखते ही देखते धीरे धीरे उसके अंदर आज काफ़ी अपग्रेडेड सिस्टम भी आ चुका है। उसके अंदर मैं चर्चा करना चाहूँगा, हमारे मंत्री जयंत चौधरी जी और अभी धर्मेंद्र प्रधान जी भी यहाँ पर जयपुर की नगरी पर थे। वो MOU साइन करने के लिए आए थे फॉरेन लैंग्वेज का, तो फॉरेन लैंग्वेज का MOU भी साइन हुआ है। अब देखते ही देखते, क्योंकि विदेश के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन
अब उनकी ओल्ड एज वहाँ ज़्यादा बढ़ गई है, तो आवश्यकता है आज हिंदुस्तान के स्किल्ड लोगों की, फॉरेन लैंग्वेज की। तो अब अपने स्कूलों से लेकर के, कॉलेजेस से लेकर के जगह जगह, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स हैं, सब जगह पर विश्व की कुछ प्रख्यात जो लैंग्वेजेज हैं, फॉरेन लैंग्वेज, उनके कोर्सेज, उनकी लैंग्वेज सीखना मैंडेटरी कर रहे हैं। तो वो बड़े आराम से अपनी जिस किसी भी दिशा के अंदर, चाहे वो नर्सिंग एजुकेशन, चाहे वो होटल मैनेजमेंट है, चाहे वो आर्किटेक्ट है, चाहे वो शेफ़ का काम हो, हर दिशा के अंदर वो अपना एक फॉरेन लैंग्वेज की जानकारी प्राप्त करके स्किल डेवलपमेंट का टेम्परेरी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर के बड़े आराम से विश्व के उन विकसित देशों के अंदर जहाँ पर उसकी बहुत डिमांड है। अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, जो हम लोगों ने सरकार बनते ही जो राइजिंग राजस्थान जैसा साहसिक कदम उठा करके विश्व के अलग अलग देशों के अंदर जा कर के न्योता दिया लोगों को, इन्वेस्टरों को, कि आप यहाँ पर आइए, भारत में राजस्थान आइए, आप यहाँ पर MOU कीजिए हमारे साथ, हम आपका स्वागत करते हैं। और 35 लाख करोड़ के MOU भी साइन हुए। जापान, जर्मनी, UK, UAE, अलग अलग, सऊदी अरब, अलग अलग उन सभी देशों के अंदर आना जाना रहा। हम लोग सभी वहाँ पर जा कर के अलग अलग चर्चा भी करके आए। बहुत बड़ी डिमांड आई वहाँ पर मैन पावर की, वो मिस कर रहे हैं, उनके पास आवश्यकता है, उनके पास संसाधन बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ऑफिसेज, सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन रिटायर्ड पॉपुलेशन उनके पास ज़्यादा है। तो आवश्यकता है आज यहाँ से अपनी अलग अलग योग्यता प्राप्त हमारे युवाओं की, चाहे वो जापान हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में बाहर जा भी चुके हैं। आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको हमको देखने को मिलेगा। आज अमेरिका का अपन जो सदैव जिक्र करते हैं, तो अमेरिका के भी जो टॉप मोस्ट जो ब्रांड्स अपन नाम सुनते हैं, सारे बड़े बड़े जो उनकी संस्थाएं हैं, उनके CEOs अगर देखें तो पीछे कहीं ना कहीं आपको भारतीय नज़र आएगा। आज इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इंडियन ब्रेन की पूरा विश्व तारीफ भी करता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी के जुड़े हुए भी, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट वहाँ साइन किया जाता है। आपके हमारे रिश्तेदार नातेदार वहाँ पर काम कर रहे हैं। नासा के अंदर खूब बड़ी संख्या में हमारे परिवार के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट में, तो ज़मीन से लेकर के अंतरिक्ष तक हर जगह पर आज अपने युवा रात और दिन मेहनत करके पहुँच भी रहे हैं। उनको प्लेटफॉर्म भी तैयार करके सरकारें दे रही है। चाहे हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, चाहे देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले लोकसभा के सत्र के अंदर PM सेतु नाम का जो एक उन्होंने प्रावधान रखा 60,000 करोड़ का, उसके अंदर अपग्रेडेशन ऑफ ITIs, अब ITI का अपग्रेडेशन किया जाएगा अलग अलग क्षेत्र के अंदर, अलग अलग प्रदेशों में, जहाँ कहीं पर भी कोई बड़ा उद्योग चल रहा है, उस उद्योग को ITI के अंदर अपनी पार्टनरशिप डालनी है। राज्य सरकार भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी और केंद्र सरकार भी करेगी, और वहाँ के युवाओं को छोटी सी ट्रेनिंग देके उसी जगह पर रोजगार। अभी हमारे यहाँ पर रिफाइनरी, जैसे अभी एक बहुत बड़ा देश का गौरव बनने जा रही थी आधुनिक रिफाइनरी का शुभारंभ अभी प्रधानमंत्री जी ने पचपदरा में किया। तो इधर पीछे PM सेतु स्कीम में बालोतरा में ITI अपग्रेडेशन का प्रावधान आ चुका है। तो अब रिफाइनरी के साथ में किस तरीके से हम उसको आगे कदम बढ़ाएंगे, तो वहीं पर उन बच्चों को स्किल्ड करके और रिफाइनरी के अंदर, पेट्रोकेमिकल के अंदर, प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर उन जुड़े हुए एंसिलरी प्रोडक्ट के सभी उन उद्योगों की तरफ उनको पार्टली ट्रेनिंग दे करके वहीं तैयार किया जा सकता है। जनरली कहीं पर भी जाते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में है, तो एक अक्सर चर्चा भी सुनने को मिलती है कि हमारे को स्थानीय रोजगार नहीं दिया जाता, बाहर के लोग आते हैं। वो बाहर के नहीं है, वो हैं अपने ही, लेकिन वो उस विषय की जानकारी प्राप्त है, उसकी पढ़ाई करी हुई है, उसमें स्किल्ड है, तो वो स्किल्ड व्यक्ति आता है। तो ये जो चर्चा है, ये इस चर्चा पर भी विराम लगने की आवश्यकता है। देखते ही देखते सरकारें अपना काम कर रही है। प्रदेश की सरकार भी वाकई जैसे जैसे अभी AI की चर्चा चल रही थी, मैं चर्चा करना चाहूँगा सेमीकंडक्टर की। अभी प्रधानमंत्री जी हॉलैंड, द नीदरलैंड्स गए और ASML जो विश्व की बहुत बड़ी प्रसिद्ध कंपनी जो सेमीकंडक्टर्स के लिए, चिप बनाने के लिए फेमस, उसके साथ टाटा पावर का, आज टाटा का
MOU साइन करवाना, प्रधानमंत्री जी के अंदर विश्वास जताना ASML जैसी कंपनी का। आने वाले समय में निश्चित रूप से सेमीकंडक्टर के अंदर हम बहुत बड़ा काम करेंगे। चाइना पावर अपन जिक्र करते आ रहे हैं, लेकिन अब देखते ही देखते